नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट अर्धवार्षिकी 2023 के नए संस्करण के अंतर्गत आज की क्लास में राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित विभिन्न टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इन टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा आवश्यक है। देखिए, जब आप किसी भी मैगजीन से टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं तो आप ये पाएंगे कि उसमें दो प्रकार के तथ्य आपको मिलेंगे। पहले प्रकार के तथ्य फैक्ट बेस्ड होंगे और जो दूसरे प्रकार के तथ्य होंगे वो उस टॉपिक की समझ को विकसित करने के लिए दिए गए रहते हैं। इसमें इस बात को स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखना होगा कि आप किस दृष्टिकोण से उस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। यदि आप प्रारंभिक परीक्षा या विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आप टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो आपको जो फैक्ट बेस्ड तथ्य हैं उनको प्राथमिकता में रखते हुए उस टॉपिक को कवर करना चाहिए। और यदि आप मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से उस टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो वहां पर आपको ऐसे तथ्यों को प्राथमिकता में रखना होगा जो उस टॉपिक की समझ को विकसित करने के लिए रखे गए हैं, और सेकंड प्रायोरिटी में आप वहां पर फैक्ट बेस्ड तथ्य को लेते हैं। चूंकि हम लोग ये टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से कवर कर रहे हैं या विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कवर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग केंद्र बिंदु में फैक्ट बेस्ड टॉपिक को रखेंगे। क्लियर है? ये बात प्रारंभ में ही स्पष्ट होना आवश्यक है। अब हम लोग चलते हैं, प्रारंभ करते हैं टॉपिक को समझना। जो सबसे पहला टॉपिक यहां पर दिया गया है वो है 3 नए अपराध कानून संसद से पारित किए गए। देखिए, ये जो 3 नए विधेयक आए संसद के विभिन्न सदनों में, सबसे पहले उनके नाम देख लीजिए। इसमें जो पहला विधेयक आया था वो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस विधेयक 2023 था। दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 था और तीसरा विधेयक भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 था। क्लियर है? देखिए, कई बार परीक्षाओं में इन विधेयकों के विभिन्न सदनों से पारित होने की तिथि पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा इन तीनों विधेयक को लोकसभा से 20 दिसंबर 2023 को, राज्यसभा से 21 दिसंबर 2023 को पारित किया गया और उसके बाद राष्ट्रपति से जो मंजूरी मिली वो 25 दिसंबर 2023 को मिली। क्लियर है? तो ये बात आप अपने ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं ये जो नए कानून पारित हुए संसद के विभिन्न सदनों से, उसमें क्या प्रमुख बदलाव हैं इनकी तरफ। और इसके अंतर्गत अगर हम गंभीर अपराध से संबंधित तथ्य को देखें तो देखिए, अब मैं जो तथ्य आपको डिस्कस कर रहा हूं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी प्रारंभिक समझ आवश्यक है, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट में या ये तथ्य डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर हम नाबालिग से रेप के मामले में बात करें तो दोषी को उम्र कैद या फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। पहले जो रेप की धाराएं 375 और 376 के अंतर्गत थी, अब रेप की धारा जो है 63 और 69 के अंतर्गत होगी। हत्या की जो धारा है पहले 302 के अंतर्गत थी, अब 101 के अंतर्गत होगी। क्लियर है? और अगर हम बात कर ले गैंग रेप के दोषियों को तो उनको 20 साल की सजा या जब तक वो जिंदा हैं तब तक जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। पहली बार मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा की व्यवस्था की गई। क्लियर है? तो ये तो गंभीर अपराध के संदर्भ में कुछ प्रमुख बातें थी। अगर हम एक्सीडेंट के मामले में विभिन्न तथ्यों को देखें, एक्सीडेंट के मामले में सबसे पहले यह बात कही गई कि यदि किसी वाहन से किसी की टक्कर होती है और घायल होने पर अगर ड्राइवर उस पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसकी सजा को कम करने का प्रावधान है। और यदि हिट एंड रन का केस है तो उस स्थिति में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा स्नैचिंग के लिए कोई कानून नहीं था, अब स्नैचिंग के लिए भी कानून बन गया है। सिर पर लाठी मारने वाले अभी सामान्य झगड़े की धारा लगती थी, लेकिन अब विक्टिम की अगर ब्रेन डेड की स्थिति होती है तो उस स्थिति में भी 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? तो ये विभिन्न एक्सीडेंट के मामले में बात थी। अगर हम ट्रायल के मामले की बात कर लें तो ट्रायल के मामले में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसके परिवार को जानकारी देना ये नेसेसरी कर दिया गया है पुलिस के लिए। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को जरूर देगी, और अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी ट्रायल से संबंधित। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन में फैसला देना होगा और फैसले के 7 दिन के भीतर सजा सुनानी नेसेसरी की गई है। ये बातें भी आप ध्यान में रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात जो कि गृह मंत्री जब इस बिल को प्रस्तुत कर रहे थे तो उस पर बहुत जोर दे रहे थे कि जो दया याचिका दायर की जाती है
वो अब तक विभिन्न एनजीओ या संस्थानों के द्वारा दाखिल की जाती थी, लेकिन अब इसमें नेसेसरी कर दिया गया है कि जो दया याचिका है वो दोषी ही दायर कर सकता है, यानी जिसके ऊपर वो दोष लगा है, सिद्ध हुआ है, वही दया याचिका के लिए जाएगा, न कि कोई एनजीओ या संस्थान। क्लियर है? अब यहां पर जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है, अब हम लोग उस तथ्य को डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? देखिए, ये जो 3 बिल आए हैं, पहले मैंने उनके नाम आपसे डिस्कस किए थे। यहां पे एक बात याद रखिएगा कि वो पूर्व के किसी भी कानून को परिवर्तित करके आए हैं, तो जरा देखिए कि ये पूर्व के किस कानून की जगह पर इसको लाया गया है। जैसे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं 1860 में बने इंडियन पीनल कोड की, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, आईपीसी कहते हैं, और इसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय दंड संहिता। तो याद रखिएगा, भारतीय दंड संहिता कब की? 1860 की थी। अब उसकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023 आया है। तो आपसे प्रश्न कैसे बनेगा? आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 ने किसकी जगह ली है? तो आपका जवाब क्या होगा? इंडियन पीनल कोड 1860 की। क्लियर है? या हिंदी में लिखा होगा कि भारतीय दंड संहिता 1860। बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा। दूसरा है 1898 का सीआरपीसी। अब ये 1898 का जो सीआरपीसी है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है दंड प्रक्रिया संहिता 1898। ये जो दंड प्रक्रिया संहिता 1898 है, अब उसकी जगह पर जो कानून आया है उसको कहा जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। क्लियर है? और जो तीसरा है वो है 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की। ये जो 1872 का इंडियन एविडेंस कोड है, इसकी जगह पर भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 आया। क्लियर है? तो ये तीनों बातें आप ध्यान में रखेंगे कि किस कानून की जगह पर किस कानून को लाया गया है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना प्रबल है। क्लियर है? अगला देखिए। अब यहां पर अगर हम बात कर लें कि आईपीसी में कितनी धाराएं हैं और कितनी बचेंगी, ये बहुत संक्षिप्त में आपको ध्यान में रखना है कि आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड, यानी इसको हिंदी में आपने क्या कहा था? भारतीय दंड संहिता। इसमें 511 धाराएं हैं, अब 358 बचेंगी। इसमें से 175 धाराएं बदली गई हैं, 20 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को इसमें खत्म किया गया है। क्लियर है? अगर हम बात कर लें सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी का मतलब क्या हो गया? सीआरपीसी का मतलब दंड प्रक्रिया संहिता, यानी जिसकी जगह पर अब क्या लाया गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें 531 धाराएं बचेंगी, 177 धाराएं बदली जाएंगी, 9 नई जुड़ेंगी और 14 धाराएं खत्म होंगी। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि पूछताछ से लेकर ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का प्रावधान अब ऐड कर दिया गया है, पहले ये नहीं था। क्लियर है? तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात कर लें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, तो याद रखेंगे इसमें 170 धाराएं होंगी, जिसमें से 24 धाराएं बदली गई हैं, 2 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 6 धाराओं को निरस्त किया गया है। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपने देखा कि विभिन्न कानूनों में कितनी धाराएं अब बचेंगी और कितनी नई जोड़ी गई हैं। क्लियर है? यहां पर एक बात जो महत्वपूर्ण है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग पर सजा का प्रावधान किया गया है, यानी ये जो प्रावधान नए किए गए उसमें इन केसेस को प्राथमिकता में रखा गया है कि अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहा है या हिट एंड रन है या मॉब लिंचिंग है, तो इसमें क्या प्रावधान होगा, इन बातों को जरा विशेष ध्यान में रखते हुए इस कानून में समाहित किया गया है। डॉक्यूमेंट में अगर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड है तो उनको भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है। तो ये सभी बातें आप इन 3 नए अपराध कानून के संदर्भ में याद रखेंगे। इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इस पूरे टॉपिक में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि इन तीनों विधेयकों को राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी मिली, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात कि इन तीनों बिलों में जो संशोधन हुआ उसके बाद किसकी जगह पर कौन सा नया कानून आया है। ठीक है? जैसे 1860 के इंडियन पीनल कोड की जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023, 1898 की सीआरपीसी की जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और 1872 के इंडियन एविडेंस कोड की जगह पर भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 शामिल किया गया। ये तथ्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्लियर है? अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। अगला टॉपिक है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023। याद रखिएगा, ये जो संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया विधेयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 है, इसमें इनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल के बारे में स्पष्टीकरण किया गया है। यहां जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं
कि इस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा से कब पारित किया गया? तो याद रखिएगा, लोकसभा से 21 दिसंबर को और राज्यसभा से 12 दिसंबर 2023 को इसे पारित किया गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून के अस्तित्व में आ जाएगा। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो नया विधेयक पास हुआ है, यह किसका स्थान लेगा? तो याद रखिएगा, यह विधेयक निर्वाचन आयुक्तों की सेवा, शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। तो याद रखिएगा, ये जो नया 2023 का विधेयक है, ये 1991 के निर्वाचन आयोग अधिनियम का स्थान लेगा। क्लियर है? यहां से प्रश्न बनेगा। अगर हम बात कर लें इसमें कि इस विधेयक में जो इनकी नियुक्ति का प्रावधान है, वो किस चयन समिति के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव है? तो याद रखिएगा, ये जो नया विधेयक है, इसमें कहा गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी जो नियुक्ति है, ये चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब यह प्रश्न उठता है कि जो राष्ट्रपति महोदय को सिफारिश करने के लिए चयन समिति है, इसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित होंगे? तो इस विधेयक के अनुसार इस चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, या अगर मान लीजिए कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता नहीं है, तो लोकसभा में विपक्ष के जो सबसे बड़े दल है, उसके किसी नेता को इसमें शामिल किया जाएगा। क्लियर है? इसी बात को लेकर जो विपक्षी दल थे, उन्होंने संसद में सरकार का विरोध किया कि इस चयन समिति में प्रधानमंत्री यानी सत्तारूढ़ दल के और केंद्र में कैबिनेट मंत्री, ये भी सत्तारूढ़ दल के, और विपक्ष के नेता लोकसभा में यानी ये विपक्ष के लीडर, यानी 2:1 इसमें देख रहा है, यानी 2 लोग ऐसे हैं जो सत्तारूढ़ दल के हैं। इसका मतलब है कि बहुमत सत्तारूढ़ दल के पास है, वो जिसको चाहेंगे उसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करा देंगे। इस बात को लेकर विरोध हुआ था संसद में, लेकिन ये राज्यसभा और लोकसभा से बहुमत से पारित हो गया। इसके पहले इस कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव के पास थी। क्लियर है? यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है नया, इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बारे में पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश थे, उसी के अनुरूप लाया गया है। आप सभी को पता है कि मार्च 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट दिया और जिसमें कहा कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति के लिए एक समिति होगी और इसी समिति के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति महोदय मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। यहां पर मैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की इसलिए विवेचना करना चाहता हूं या उसका उल्लेख करना चाहता हूं यहां पर, क्योंकि हो सकता है कि दोनों को कोरिलेट करके प्रश्न पूछा जाए। और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ थी, उन्होंने जिस समिति के गठन की सलाह दी थी, उस समिति में कौन कौन लोग थे और सरकार ने जो विधेयक पेश किया उस समिति में कौन कौन से लोग थे, इस पर भी आधारित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो समिति बनाने का सलाह थी, उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश को उस समिति में रखने का प्रस्ताव दिया गया था और इस समिति के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति नियुक्त करते। लेकिन जो चयन समिति इस विधेयक के अनुसार है, उसमें कौन कौन से लोग हैं? तो उसमें प्रधानमंत्री, केंद्र में कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता है। क्लियर है? तो इन दोनों समितियों में शामिल लोगों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट अंतर आपको ध्यान में होना चाहिए। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि कई बार ऐसा देखा गया कि अगर कोई टॉपिक करंट में चर्चा में है, तो करंट से सीधे प्रश्न न बनकर उसके स्टैटिक पार्ट से प्रश्न बना दिया जाता है। जैसे आपसे यह पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में इस चुनाव संबंधी या आयोग की स्थापना का प्रावधान है? तो याद रखिएगा, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में चुनाव संबंधी या निर्वाचन आयोग की स्थापना संबंधी प्रावधान किया गया है। क्लियर है? अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस अनुच्छेद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है, तो याद रखिएगा स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 324 के सब क्लॉज 2 में। और अनुच्छेद 324 का सब क्लॉज 2 कहता है कि संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन ही राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। यानी अब ये जो प्रावधान संसद ने पारित कर दिया कि प्रधानमंत्री, केंद्र में कैबिनेट मंत्री और लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता, इनके द्वारा जो समिति है वो जिस नाम को रिकमेंड करेगी, राष्ट्रपति उनको नियुक्त करेंगे। अब इसी प्रावधान के अनुरूप नियुक्ति होगी। क्लियर है? और अगर कार्यकाल पूछा जाए तो कार्यकाल आप सभी जानते हैं कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो जाए। और अभी तक क्या प्रावधान चलता था? अभी तक इनकी नियुक्ति का प्रावधान था कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति कर दिया करते थे। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। हम लोग अगले टॉपिक पर चल रहे हैं। अगला टॉपिक है प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023। यहां पर याद रखिएगा कि ये जो प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 आया, इसे लोकसभा के द्वारा 21 दिसंबर 2023 को
और राज्यसभा के द्वारा 3 अगस्त 2023 को पारित किया गया। क्लियर है? और ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून का स्वरूप ले लेगा। यहां पर भी वही मूल प्रश्न उठेगा कि ये जो नया विधेयक आया है प्रेस एवं आवधिक पत्र पत्रिकाओं के पंजीकरण संबंधी, ये किसका स्थान लेगा? तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि प्रेस और पुस्तक का पंजीकरण अधिनियम 1867 का स्थान ये लेगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। दूसरी बात कि ये जो नया विधेयक आया है प्रेस एवं पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि प्रेस पत्र पत्रिकाओं के पंजीकरण और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों का प्रावधान करना। क्लियर है? इतनी बातें आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। इसमें एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जो नया विधेयक आया इसमें विदेशी पत्र पत्रिकाओं के संस्करणों के भारत में प्रकाशन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति का भी प्रावधान कर दिया गया है। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी एक और नई बात है कि प्रकाशकों को अब जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय अधिकारियों के पास संबंधित घोषणा को प्रस्तुत करने या इस तरह की घोषणाओं को प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ये दोनों बातें आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023। याद रखिएगा, ये जो विधेयक है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर का द्वितीय संशोधन विधेयक, इसे मंजूरी राज्यसभा से 20 दिसंबर 2023 को मिली और लोकसभा से 19 दिसंबर 2023 को इसकी मंजूरी मिली थी। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो विधेयक है ये केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी CGST विधेयक 2017 के प्रावधानों में संशोधन करता है। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 किसके प्रावधानों में संशोधन करेगा, तो आपका सीधा जवाब क्या होगा? केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 के। क्लियर है? और इसमें केंद्र सरकार को अपीलीय अधिकरण की स्थापना करने का अधिकार मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि अपीलीय अधिकरण की स्थापना का अधिकार किसके पास, तो केंद्र सरकार के पास मिलेगा। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो अपीलीय अधिकरण है इसके अध्यक्ष की जो आयु सीमा है उसमें भी परिवर्तन किया गया है। इसको 67 से बढ़ाकर 70 ईयर कर दिया गया है और अपीलीय अधिकरण के जो सदस्य हैं इनकी आयु सीमा को 65 से बढ़ाकर 67 कर दिया गया है, यानी 65 से बढ़ाकर 67 ईयर कर दिया गया है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि विधेयक में जो न्यायाधिकरण के सदस्य हैं उनके लिए जो न्यूनतम आयु है वो 50 वर्ष निर्धारित की गई है। क्लियर है? और जो न्यायिक सदस्यता के लिए अधिवक्ताओं का अनुभव है उसे कम से कम 10 वर्ष होना अनिवार्य किया गया है। किसमें? केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन अधिनियम 2023 में। क्लियर है? तो इतनी बातें आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो नया विधेयक आया है ये केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 के अनुच्छेद 2 को समाप्त करने के लिए जो मद्रास हाईकोर्ट का आदेश है उसके बाद ये विधेयक लाया गया है। क्लियर है? यानी मद्रास उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 का अनुच्छेद 2 समाप्त किया जाए, उसके बाद यह विधेयक लाया गया था। क्लियर है? तो याद रखेंगे किस हाईकोर्ट का आदेश है? मद्रास हाईकोर्ट का। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि सरकार ने 15 सितंबर 2023 को GST अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 पीठों को अधिसूचित किया था। क्लियर है? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की भारत यात्रा। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ओमान के सुल्तान का नाम क्या है, तो आपका जवाब होगा हैथम बिन तारिक। इनका जो उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है वो 16 दिसंबर से 18 दिसंबर 2023 के बीच भारत की यात्रा पर रहा। क्लियर है? जिसमें 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनकी मुलाकात हुई हैदरा हाउस में। 10 अलग अलग क्षेत्रों पर मिलकर काम करने के लिए सहमति बनी। लेकिन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के बीच जो साझेदारी हुई उसको लेकर दोनों देशों के बीच में 4 MOU पर हस्ताक्षर किए गए। तो आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत और ओमान के बीच हाल ही में कितने MOU पर हस्ताक्षर हुए, तो आपका जवाब होगा 4 MOU पर हस्ताक्षर किए गए। अब जरा संक्षेप में देख लेते हैं कि ये 4 MOU जिस पर हस्ताक्षर हुए वो किस विषय पर आधारित थे। तो इसमें सबसे पहला है कि विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ICCR कहते हैं, इसका और ओमान के डोफर विश्वविद्यालय ने भारतीय अध्ययन हिंदी भाषा के ICCR चेयर की स्थापना पर MOU पर हस्ताक्षर किए। तो याद रखिएगा कि भारतीय अध्ययन हिंदी भाषा के ICCR चेयर की स्थापना के लिए ICCR और डोफर विश्वविद्यालय
ओमान के बीच हस्ताक्षर किए गए। क्लियर है? तो ये बात एक ध्यान में रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है कि भारत और ओमान के बीच सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी समझौता किया गया। इसमें भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसने ओमान के परिवहन, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया। यानी पहला जो था वो आईसीसीआर के हिंदी भाषा के चेयर की स्थापना के लिए डोफर विश्वविद्यालय और आईसीसीआर के बीच हुआ था। दूसरा सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के बीच में हुआ। और जो तीसरा एमओयू हस्ताक्षर किया गया था वो मनी लॉन्ड्रिंग के संबंधित अपराध एवं आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित खुफिया जानकारी के आदान प्रदान के लिए हस्ताक्षर किया गया था। यानी मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो, अपराध और आतंकवाद के लिए जो वित्त पोषण का काम है उसके लिए जो खुफिया जानकारी है उसको भारत और ओमान आपस में शेयर करेगा, इसको लेकर भी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। और जो चौथा एमओयू हस्ताक्षर हुआ भारत और ओमान के बीच, वो भारत और ओमान ने अपने आधिकारिक कर्मचारियों के साथ आने वाले व्यक्तियों के लाभकारी रोजगार के संबंध में भी हस्ताक्षर किए। क्लियर है? तो ये सभी बातें आप ध्यान रखेंगे भारत और ओमान के बीच जो 4 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए उसके संदर्भ में। क्लियर है? यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि 2022-23 के जो द्विपक्षीय व्यापार हैं उसमें भारत ओमान के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार था वो 12.5 अरब डॉलर का था, जो पिछले कुछ वर्षों में दोगुना हो गया है। क्लियर है? लेकिन यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखनी है कि इस अवसर पर भारत और ओमान ने आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करते हुए संयुक्त निवेश कोष की तीसरी किस्त की घोषणा की है। क्लियर है? तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि हाल ही में संयुक्त निवेश कोष की तीसरी किस्त किन 2 देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए घोषित की गई, तो आपका जवाब होगा भारत और ओमान की। क्लियर है? तो आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि जो तीसरी किस्त आई है ये कितने मूल्य की है? तो याद रखिएगा ये जो तीसरी किस्त घोषित की गई है ये 30 करोड़ डॉलर यानी 2500 करोड़ रुपए की जारी की गई है। क्लियर है? ये ध्यान में आप रखेंगे। और इसमें ये जो कोष है, संयुक्त कोष जो है, इसको भारतीय स्टेट बैंक और ओमान निवेश प्राधिकरण के बीच 50-50% के संयुक्त उद्यम से स्थापित किया गया है। क्लियर है? तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज कर दूं तो आप ये समझेंगे कि भारत और ओमान ने अपने दोनों देशों के बीच में आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए संयुक्त निवेश कोष की तीसरी किस्त जारी की, जो कि 30 करोड़ डॉलर यानी 2500 करोड़ रुपए की थी। और इसमें जो दोनों देशों के उद्यम के बीच जो ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट की बात है 50-50% की, इसमें भारत की तरफ से भारतीय स्टेट बैंक और ओमान की तरफ से ओमान निवेश प्राधिकरण के बीच ये 50-50% के संयुक्त उद्यम से ये स्थापित किया जाएगा। कौन सा कोष? संयुक्त कोष। क्लियर है? तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। और जो पिछली 2 किस्तें थी वो एक किस्त 10 करोड़ की और दूसरी किस्त 20 करोड़ की थी। क्लियर है? तो ये बात आप पूरी ध्यान में रखेंगे भारत और ओमान के बीच हुई इन सारी चर्चाओं के बीच। और याद रखेंगे कि ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की यात्रा पर 16 से 18 दिसंबर 2023 के बीच थे। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण। याद रखिएगा NH6 को हाजीरा पोर्ट से जोड़ने वाली भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया गया है। देखिए आपसे यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है इस तरह से कि जो भारत की पहली स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया गया है वो कितनी लेन की है? तो याद रखेंगे वो 6 लेन की है और ये NH6 को हाजीरा पोर्ट से जोड़ने वाली। क्लियर है? अब यहां पर एक प्रश्न और दिमाग में आ रहा होगा कि ये स्टील स्लैग क्या है? तो याद रखिएगा स्टील उत्पादन के दौरान स्टील स्लैग ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। और अगर हम एक आंकड़े की बात करें तो प्रति टन स्टील उत्पादन में लगभग 180 से 200 किलोग्राम स्टील स्लैग बनता है। क्लियर है? और इसी स्टील स्लैग पर आधारित 6 लेन का निर्माण किया गया है। क्लियर है? जो कि NH6 को हाजीरा पोर्ट से जोड़ने वाली। क्लियर है? तो इतनी बातें आप जो है इस टॉपिक के अंतर्गत याद रखेंगे। आगे देखिए, और एक बात और याद रखिएगा कि जो स्टील स्लैग आधारित सड़कों के निर्माण के लिए जो मसौदा है उसको जो दिशा निर्देशित किया गया वो किसके द्वारा? तो वो CSIR और CRRI के द्वारा तैयार किया गया। क्लियर है? तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। और देश के विभिन्न स्टील प्लांटों द्वारा लगभग 19 मिलियन टन स्टील स्लैग का वार्षिक उत्पादन होता है। यानी भारत में विभिन्न स्टील प्लांटों के द्वारा 19 मिलियन टन स्टील स्लैग का वार्षिक उत्पादन होता है। अगला जो टॉपिक है वो है देश के 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुई उसके बाद जो सरकार का गठन हुआ उसके संदर्भ में। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना है कि देश के किन 5 राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं विधानसभा के। तो उसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना और मिजोरम है।
क्लियर है? तो इन पांचों राज्यों के नाम आपको ध्यान रखना है और ये 13 अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 तक विभिन्न चरणों में यहां पर चुनाव हुए और 3 दिसंबर को इसका परिणाम आया था। अब देखिए हम लोग वन बाय वन सभी स्टेट को देखेंगे और जो वहां की महत्वपूर्ण डेटा है उनको कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में आप सभी को पता है कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर कितनी विधानसभा की सीटें हैं। तो याद रखिएगा यहां लिखा है कि कुल 199 सीटों में से 115 सीटों पर जीत हासिल की है बीजेपी ने। लेकिन यहां पर एक तथ्य इसमें आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है कि क्या राजस्थान में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 199 है? नहीं। याद रखिएगा राजस्थान में जो विधानसभा की कुल सीटों की संख्या है वो 200 है। फिर यहां 199 क्यों दिया है? क्योंकि याद रखिएगा कि राजस्थान में एक सीट ऐसी थी जिस पर चुनाव टल गया था। आपसे उस विधानसभा का नाम पूछा जा सकता है जहां का चुनाव टला था, तो याद रखिएगा श्री करणपुर निर्वाचन क्षेत्र नाम है उसका। क्या नाम है? श्री करणपुर। वहां पर कांग्रेस के एक प्रत्याशी थे जिनका नाम था गुरमीत सिंह कुन्नर। क्या नाम था? गुरमीत सिंह कुन्नर। उनकी डेथ हो जाने के बाद वो सीट खाली हो गई, तो वहां चुनाव नहीं हुआ था। इसीलिए यहां लिखा है कि 199 सीटों में से 115 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। क्लियर है? लेकिन स्पष्ट याद रखना है कि राजस्थान में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? 200 है। स्पष्ट हो गया? इसमें 69 सीट कांग्रेस को मिली थी और भारत आदिवासी जो पार्टी उसको 3 सीटें प्राप्त हुई थी। क्लियर है? याद रखिएगा बहुजन समाजवादी पार्टी को राजस्थान में 2 सीटें प्राप्त हुई थी और एक सीट राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को प्राप्त हुई थी। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सीटों की कुल संख्या और उस पर जो पार्टियों को जीत हुई है उस पर। फिर हम लोग बात करेंगे कि वहां पर कौन मुख्यमंत्री चुना गया है। दूसरा राज्य ले लेते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों में से 163 पर भाजपा को जीत हासिल हुई, 66 सीटों पर कांग्रेस को और 1 सीट पर अन्य की जीत हुई। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में विधानसभा की टोटल सीट कितनी है? 230 है और इसमें 163 सीट पर बीजेपी जीत हासिल की थी। यहां पर अगर हम अगला राज्य लें छत्तीसगढ़, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा की कुल सीटें हैं वो है 90। क्लियर है? और 90 कुल विधानसभा सीटों में से भाजपा को 54 सीटें जीतने में सफल रही वो, और 35 सीट जो है कांग्रेस ने और 1 सीट अन्य ने वहां पर जीती थी। तो याद रखेंगे राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीट, मध्य प्रदेश में कुल 230 सीट और छत्तीसगढ़ में कुल सीटों की संख्या 90। क्लियर है? अगला हम लोग राज्य ले लेंगे तेलंगाना। याद रखिएगा तेलंगाना में जो विधानसभा की कुल सीटों की संख्या वो 119 है और 119 में से 64 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई, 39 सीटों पर बीआरएस को और भाजपा को 8 सीटों पर जीत हासिल हुई। याद रखिएगा तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई। और जो 5वां राज्य है वो है मिजोरम। मिजोरम के संदर्भ में एक बात याद रखिएगा कि मिजोरम में पूर्व आईपीएस अधिकारी लाल दुहोमा, इनकी एक पार्टी है जिसका नाम है, क्या नाम है? जेड-पीएम। ये जो जेड-पीएम है इसका पूरा नाम क्या है? जोरम पीपुल्स मूवमेंट। तो याद रखेंगे पूर्व आईपीएस अधिकारी लाल दुहोमा की जो पार्टी जेड-पीएम है यानी जोरम पीपुल्स मूवमेंट, उसने वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और मिजोरम की 40 सीटों में से 27 सीटों पर जीत दर्ज की। क्लियर है? इसके अलावा मिजोरम में जो मिजो नेशनल फ्रंट है उसको 10 सीटें मिली, बीजेपी को 2 सीट मिली और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली। क्लियर है? तो इस प्रकार आपने मिजोरम विधानसभा को कवर किया। अगर हम बात कर लें अब मुख्यमंत्री की, तो हम सबसे पहले बात करेंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री की जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे उनका नाम था रेवंत रेड्डी। उन्हीं को तेलंगाना का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। यानी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? रेवंत रेड्डी। याद रखिएगा रेवंत रेड्डी के साथ 10 मंत्रियों ने शपथ ली। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तेलंगाना के राज्यपाल का नाम क्या है? टी सौंदरराजन। क्या नाम है? टी सौंदरराजन। इन्होंने शपथ दिलाई और तेलंगाना में मुख्यमंत्री के साथ यानी रेवंत रेड्डी के साथ उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए। उनका नाम क्या है? उनका नाम है भट्टी विक्रमार्क। क्या नाम है? भट्टी विक्रमार्क। ठीक है? तो याद रखेंगे तेलंगाना में भट्टी विक्रमार्क को तेलंगाना का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। क्या नाम है? भट्टी विक्रमार्क। ठीक है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो रेवंत रेड्डी साहब हैं इन्होंने राज्य की कोंडागल सीट से चुनाव जीता है। ठीक है? ये जो कोंडागल सीट थी उन्होंने वहां से चुनाव जीता है और 2019 में वो मलकागिरी से सांसद थे। यानी 2019 में वो सांसद चुने गए थे। कहां से? मलकागिरी से। उन्होंने सांसद पद से त्यागपत्र दिया और उसके बाद वो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने और उन्होंने
कोंडागल सीट से चुनाव जीता है। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो राज्य कवर किया जाएगा वो मध्य प्रदेश। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में जो नए मुख्यमंत्री बने उनका नाम है डॉक्टर मोहन यादव। क्लियर है? याद रखिएगा, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। तो मध्य प्रदेश के वो किस क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं? 19वें। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल जिन्होंने शपथ दिलाई उनका नाम क्या है? तो राज्यपाल का नाम है मंगू भाई पटेल। क्या नाम है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम मंगू भाई पटेल। ठीक है। अब याद रखिएगा, जब डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया गया तो इसके साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी बने मध्य प्रदेश के। इसमें एक उप मुख्यमंत्री का नाम है राजेंद्र शुक्ला और दूसरे उप मुख्यमंत्री का नाम है जगदीश देवड़ा। ठीक है। तो याद रखेंगे, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री और राजेंद्र शुक्ला और जगदीप देवड़ा ये दोनों लोग उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए नरेंद्र सिंह तोमर। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। और अगर हम मोहन यादव की बात कर लें कि वो कहां से जीत कर आए हैं, तो याद रखिएगा वो उज्जैन दक्षिण से चुनाव जीत कर आए हैं। 2013 में वहां पर उन्होंने पहली बार जीत हासिल की थी। उसके बाद 2018 और 2023 में भी उज्जैन दक्षिण में उन्होंने जीत दर्ज की है। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग अगले राज्य की तरफ चल रहे हैं। अगला जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है विष्णुदेव साय। क्या नाम है? विष्णुदेव साय। और याद रखिएगा, ये जो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, ये आदिवासी चेहरा है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर। क्लियर है? और इनको जो शपथ दिलाई गई वो किसके द्वारा? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र के द्वारा। तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री बनाया और याद रखिएगा वो छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री बने। क्लियर है? मोहन यादव मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय ये चौथे मुख्यमंत्री बने हैं। क्लियर है? और यहां पर भी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ में भी। छत्तीसगढ़ में पहले उप मुख्यमंत्री का नाम है अरुण साव और दूसरे उप मुख्यमंत्री का नाम है विजय शर्मा। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला, और ये जो विष्णुदेव साय हैं इन्होंने छत्तीसगढ़ के कुनकुरी विधानसभा से वो विधायक बने हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। ये 4 बार के सांसद भी रहे, 2 बार के विधायक भी रहे और केंद्र में 2 बार मंत्री भी रहे। क्लियर है? अगला जो आपको ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को नियुक्त किया गया। अगली हम बात कर लेते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री की। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं भजन लाल शर्मा। याद रखिएगा, राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, उन्होंने भजन लाल शर्मा को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई और भजन लाल शर्मा के साथ राजस्थान के 2 उप मुख्यमंत्री भी बने। उसमें पहले उप मुख्यमंत्री का नाम है दिया कुमारी और दूसरे उप मुख्यमंत्री का नाम है प्रेमचंद्र बैरवा। क्लियर है? तो ये जो विभिन्न राज्यों में उप मुख्यमंत्री हैं उनके नाम भी आप ध्यान में रखेंगे। और जो भजन लाल शर्मा है वो पहली बार सांगनेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनकर आए। ठीक है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। और अगर ये पूछा जाए कि ये जो भजन लाल शर्मा है ये राजस्थान के किस क्रम के मुख्यमंत्री बने, तो याद रखिएगा ये 14वें मुख्यमंत्री बने हैं। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है लाल दुहोमा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने। अभी हम लोगों ने जब पीछे सीट के बारे में डिस्कशन किया था तो उसमें देखा था कि पूर्व आईपीएस अधिकारी लाल दुहोमा की जो पार्टी है उसका नाम क्या है? जेडपीएम यानी जेराम पीपुल्स मूवमेंट। ठीक है? उसी पार्टी ने मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों में से 37 सीटों पर जीत दर्ज की और लाल दुहोमा इन्होंने यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य के 6ठे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। यानी मिजोरम राज्य के 6ठे मुख्यमंत्री बने हैं लाल दुहोमा। और उनको शपथ किसने दिलाई? तो याद रखिएगा वहां के राज्यपाल हरि बाबू के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई। याद रखिएगा, लाल दुहोमा मुख्यमंत्री मिजोरम के साथ 2 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। उनके नाम क्या है? उनका एक का नाम है बनलाल हलाना और दूसरे मंत्री का नाम है सी लालसा विवुंगा। ठीक है? सी लालसा विवुंगा। ठीक है? तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय को बरकरार रखा है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि 11 दिसंबर 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया और कहा कि जो संविधान का अनुच्छेद 370 है इसके तहत जम्मू कश्मीर की विशिष्ट
स्थिति को रद्द करने का जो केंद्र सरकार का 2019 का निर्णय है उसको बरकरार रखा जाएगा। यानी उन्होंने ये मोहर लगा दी कि केंद्र सरकार ने जो 2019 में निर्णय लिया था वो सही है, कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल या अन्य नियमों का वायलेशन नहीं है। और याद रखिएगा ये जो निर्णय है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ के द्वारा दिया गया। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि राज्य की सहमति की आवश्यकता इसमें नहीं है और अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी प्रावधान माना गया। देखिए, अस्थायी प्रावधान इसलिए भी माना गया क्योंकि वहां पर टेम्पररी शब्द का उल्लेख भी किया गया है उसमें, और दूसरी बात इसे भाग 21 के तहत रखा गया है। इन सभी आधार पर इसको अस्थायी प्रावधान माना गया और उसको निरस्त करने का केंद्र सरकार का निर्णय ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर सहमति जाहिर कर दी। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो बदलाव किए गए इस बदलाव में एक जो सबसे महत्व याद रखिएगा, न्यायालय ने इस बात की भी पुष्टि की कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और अनुच्छेद 370 का जो सब क्लॉज 3 है इसके तहत इसे निष्क्रिय घोषित करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर संविधान सभा के विघटन के बाद भी बनी रही और संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। क्लियर है? तो इसलिए जो राष्ट्रपति का आदेश है वो कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है। क्लियर है? और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 असीमित संघवाद की विशेषता है, संप्रभुता की नहीं। यह बात भी आप ध्यान में रखेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि न्यायालय ने यह भी माना कि संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए अनुच्छेद 370 के सब क्लॉज 1 के डी के तहत राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? और याद रखना है कि परामर्श और सहयोग का सिद्धांत अनिवार्य नहीं था और राष्ट्रपति की कार्यवाही वैध मानी जाती थी। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 थी इसकी वैधता पर फैसला देते हुए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा गया। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि न्यायमूर्ति एसके कौल ने 1980 के दशक से जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और सुलह उपायों का प्रस्ताव देने के लिए सच्चाई और सुलह समिति की स्थापना की सिफारिश की। तो याद रखेंगे, सच्चाई और सुलह समिति की सिफारिश किसने की? तो न्यायमूर्ति एसके कौल के द्वारा। क्लियर है? यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक डेडलाइन भी दी है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करने की। यह बात भी पूछी जा सकती है। तो याद रखिएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश दिए और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने पर भी जोर दिया। क्लियर? और याद रखिएगा, ये जो निर्णय आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली ये संविधान पीठ थी। इसमें जो अन्य न्यायाधीश थे उसमें न्यायमूर्ति एसके कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत इसमें शामिल थे। क्लियर है? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है हुरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30 सूची 2023। याद रखिएगा, 13 दिसंबर 2023 को हुरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30 सूची में 30 वर्ष और उससे कम उम्र के 100 उद्यमियों को स्थान इसमें दिया गया है जिन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कौशल का प्रदर्शन किया। क्लियर है? अब जो इस लिस्ट में नाम शामिल हैं उनको लेकर नीचे एक तालिका दी गई है, वहां से इसको कवर कर लीजिए। हुरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30 की जो लिस्ट है उसमें यहां पर टॉप 10 उद्यमियों के नाम दिए गए हैं। इसमें जो पहला नाम है वो है कैवल्य बोहरा का। याद रखिएगा, ये जो कैवल्य बोहरा है इनकी कंपनी का नाम है जेप्टो और ये मुंबई के निवासी हैं। इसके बाद जो दूसरा नाम है वो भी जेप्टो ही कंपनी से संबंधित और मुंबई के निवासी हैं और उनका नाम क्या है? आदित्य पलीचा। तो याद रखेंगे, पहला कैवल्य बोहरा और दूसरा आदित्य पलीचा, इन दोनों लोगों का संबंध जेप्टो कंपनी से है और ये मुंबई के निवासी हैं। अगला जो नाम है वो है नीलकंठ भानुप्रकाश का, और नीलकंठ भानुप्रकाश का संबंध किस कंपनी से है? तो ये भंजू एडटेक से संबंधित है। अगला हम बात करें अगर चौथे नंबर पर राहुल रावत की, तो राहुल रावत जो चौथे नंबर पे हैं इनका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, राहुल रावत का संबंध जो है वो दिंग तारा कंपनी से है। क्लियर है? और राहुल रावत के बाद जो अनिरुद्ध सिंगला है 5वें नंबर पे, अनिरुद्ध सिंगला का संबंध कंटेंट मार्केटिंग से है। क्लियर है? तो ये टॉप 5 नाम आप जरूर याद रखेंगे। छठे नंबर पे जयेश गाडेवार हैं जो कि सास स्क्रूट कंपनी के हैं। अगला नाम है अनिरुद्ध शर्मा का 7वें नंबर पे। याद रखिएगा, अनिरुद्ध शर्मा का संबंध दिंग तारा कंपनी से है।
वहीं शाश्वत नकरानी जो 8वें नंबर पे हैं, इनका संबंध भारत पे से है। और तनवीर अहमद जो 9वें नंबर पे हैं, इनका संबंध है किससे? दिंगतारा से। और 10वें नंबर पे जो ऋषभ शेखर हैं, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है करंट मार्केटिंग से। ठीक है, तो ये टॉप 10 के जो है उद्यमी हुरून इंडिया टॉप 100 के अंडर 30 2023 के ये उद्यमी है। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान में रखें। अगला जो टॉपिक है वो है भारत बांग्लादेश के बीच अगरतला अखाउरा रेल लिंक का उद्घाटन। याद रखिएगा 1 नवंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच एक नए रेल लिंक का उद्घाटन किया, वो भी किस माध्यम से? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो ध्यान ये रखना है कि अगर आपसे ये सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि अगरतला अखाउरा रेल लिंक का उद्घाटन किन दो देशों के बीच हुआ, तो आपका जवाब क्या होगा? भारत और बांग्लादेश के बीच। और याद रखिएगा इसमें जो अगरतला का हिस्सा है वो भारत में त्रिपुरा राज्य में है, और जो अखाउरा है वो कहां पर है? बांग्लादेश में। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये रेल लिंक जो है ये पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के बीच ये पहला रेल लिंक है। क्लियर है? ये भी बात आपको ध्यान रखना है, जो कि अगरतला त्रिपुरा से लेकर अखाउरा बांग्लादेश के बीच में है। इस रेल मार्ग से त्रिपुरा से कोलकाता के बीच वाया ढाका जाने से समय में 10 घंटे की बचत होगी। क्लियर है? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। कई बार आपसे समय की बचत भी पूछ लेता है, तो ये जो अगरतला अखाउरा रेल लिंक है, इस रेल मार्ग से त्रिपुरा से कोलकाता जाने में वाया ढाका 10 घंटे की बचत होगी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो रेल लिंक है ये कितने किलोमीटर लंबा है? तो याद रखिएगा ये 12.24 किलोमीटर लंबा है, और ये भारत सरकार की आर्थिक सहायता से शुरू किया गया है। क्लियर है? और इस टोटल 12.24 किलोमीटर की इस रेल लिंक परियोजना में जो त्रिपुरा में यानी भारत में जो लंबाई है वो है 5.46 किलोमीटर। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, पश्चिमी त्रिपुरा में इस मार्ग पर जो इंटरनेशनल इमिग्रेशन सेंटर के रूप में कार्य करने के लिए चिन्हित किया गया है वो है निश्चिंतपुर। क्लियर है? तो याद रखेंगे पश्चिमी त्रिपुरा में निश्चिंतपुर जो है इस मार्ग पर इंटरनेशनल इमिग्रेशन सेंटर के रूप में कार्य करेगा। क्लियर है? इस परियोजना के अलावा 2 अन्य और परियोजनाओं का उद्घाटन दोनों प्रधानमंत्रियों के द्वारा इसी 1 नवंबर 2023 को किया गया। अब 2 अन्य परियोजनाएं कौन सी हैं? तो उसमें से पहली जो परियोजना है वो है 65 किलोमीटर लंबी खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, और बांग्लादेश के रामपाल में मैत्रेय सुपर थर्मल पावर प्लांट के यूनिट 2 का उद्घाटन। क्लियर है? तो ये 2 और परियोजनाएं इसी 1 नवंबर को इसका भी उद्घाटन किया गया। तो अगर मैं तीनों को एक बार समराइज कर दूं तो भारत और बांग्लादेश के बीच 1 नवंबर को अगरतला अखाउरा रेल लिंक परियोजना जो कि 12.24 किलोमीटर लंबी है, जिसमें पश्चिमी त्रिपुरा में निश्चिंतपुर इस मार्ग पर इंटरनेशनल इमिग्रेशन सेंटर के रूप में कार्य करेगा। वहीं 2 अन्य परियोजनाएं भी हैं जिसमें 65 किलोमीटर लंबी खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन है, और बांग्लादेश के रामपाल में मैत्रेय सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 जो कि 1320 मेगावाट क्षमता की ये सुपर थर्मल पावर प्लांट है। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन किसके बीच, तो भारत बांग्लादेश के बीच। भारत की तरफ से जो मैत्रेय सुपर थर्मल पावर प्लांट यूनिट 2 का उद्घाटन किया गया वो कहां पर, तो आपका जवाब होगा बांग्लादेश के रामपाल में। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो मैत्रेय सुपर थर्मल पावर प्लांट का यूनिट 2 है ये 1320 मेगावाट की होगी, और इसकी जो स्थापना है वो भारत के एनटीपीसी और बांग्लादेश के पावर डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा मिलकर तैयार की गई है। क्लियर? अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है भारत मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को बुलाने के लिए सहमत हो गया। अब जरा इसको समझिए कि भारत किन सैन्य कर्मियों को मालदीव से भारत वापस लाने के लिए सहमत हुआ है। याद रखिएगा भारत मानवीय कार्यों पर काम करने के लिए मालदीव में तैनात लगभग 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने के लिए जो मालदीव की नई सरकार ने अनुरोध किया था उस पर भारत ने अपनी सहमति जाहिर कर दी है। याद रखिएगा मालदीव के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम क्या है? मोहम्मद मुइज्जू। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति का नाम, तो मोहम्मद मुइज्जू। आप सभी को पता है कि पहले मालदीव के राष्ट्रपति का नाम क्या था? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। ठीक है? और उनके जाने के बाद सितंबर 2023 में मालदीव के जो नए राष्ट्रपति बने उनका नाम क्या है? मोहम्मद मुइज्जू। और दुबई में जो COP28 का शिखर सम्मेलन हुआ उस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी। उसके 2 दिन बाद यानी 3 दिसंबर 2023 को यह बात कही गई कि भारत अपने लगभग 75 सैन्य कर्मियों को
मालदीव से वापस बुलाएगा। अब ये समझने की आवश्यकता है कि ये 75 लगभग सैन्यकर्मी भारत के मालदीव किस कारण से गए थे कि अब उनको वापस बुलाने की बात है। तो अगर हम आप इसके बैकग्राउंड को देखेंगे तो आपको चलना पड़ेगा 2010 में। 2010 में भारत ने मालदीव को और 2013 में 2 हेलीकॉप्टर दिए थे और साथ ही साथ 2020 में एक छोटा विमान उपहार में दिया था। इन विमानों का जो उपयोग है वो राहत और बचाव कार्यों और चिकित्सा आपात स्थितियों में किया जाना था। क्लियर है? अब इसके बाद 2021 में मालदीव के सुरक्षा बलों ने कहा कि इन हेलीकॉप्टर और विमानों को संचालित करने के लिए लगभग 75 भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद हैं। क्लियर है? यानी जो ये उपहार में हेलीकॉप्टर और विमान दिए गए थे, इनको संचालित कराने के लिए लगभग 75 भारतीय सैनिक मालदीव में गए। भारतीय सैनिक 2013 से मालदीव के लामू और आहू द्वीप पर तैनात है। क्लियर है? इन्हीं लगभग 75 भारतीय सैनिकों को मालदीव सरकार ने भारत से अनुरोध किया है कि आप इन्हें वापस भारत बुला लें। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये जो द्वीप का जिक्र आया तो ये याद रखेंगे, लामू और आहू द्वीप जो है ये कहां से संबंधित है? मालदीव से। क्लियर है? देखिए इसके पीछे रीजन क्या है। ये जो मालदीव में सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहां के नए राष्ट्रपति जो मोहम्मद मुइज्जू हैं, ये माना जाता है कि ये चीन के पक्षधर हैं और भारत विरोधी विचारधारा को मानने वाले हैं। इसीलिए इन्होंने ये आग्रह भारत से किया है, क्योंकि जब इन्होंने शपथ ग्रहण किया तो उसी के 24 घंटे के भीतर भारतीय सैन्यकर्मियों को वापस बुलाए जाने का अनुरोध मालदीव ने किया था, जिसको भारत ने स्वीकार भी कर लिया है। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो 75 भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का मामला कहां से संबंधित है? मालदीव से। और मालदीव के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? मोहम्मद मुइज्जू। ये 2 महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो भारतीय सैनिक 2013 से मालदीव में थे, वो किस द्वीप पर थे? तो लामू और आहू द्वीप पर। क्लियर है? तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला जो टॉपिक है वो है भूटान नरेश की भारत यात्रा। सबसे पहले आपको भूटान नरेश का नाम याद रखना होगा। भूटान नरेश का नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और ये जो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भूटान नरेश हैं, ये अपने उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 3 से 10 नवंबर 2023 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। क्लियर है? अब देखते हैं कि दोनों देशों के बीच किन पर सहमति बनी है। तो यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भूटान में जो 1020 मेगावाट की पुनात सांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना है, इसके निर्माण पर दोनों देशों के बीच में संतोष व्यक्त किया गया कि जो प्रगति चल रही है वो संतोषजनक है। तो यहां पर आपसे सीधा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही पुनात सांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना किन 2 देशों के बीच है? तो याद रखेंगे भारत और भूटान के बीच में। और ये जल विद्युत परियोजना कहां पर है? तो ये भूटान में। क्लियर है? और कितने मेगावाट की है? तो 120 मेगावाट की पुनात सांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना है। इसके अलावा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है असम के कोकराझार और भूटान के गेलेफू के बीच रेल लिंक पर जो काम चल रहा है उसके संदर्भ में। तो याद रखेंगे, भारत और भूटान के बीच जो रेल लिंक परियोजना उसको क्या कर रहे हैं? वो कोकराझार और गेलेफू रेल लिंक है। कोकराझार असम में है और भूटान में गेलेफू है। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे कि कोकराझार गेलेफू जो रेल लिंक है ये किसके बीच में? भारत और भूटान के बीच में। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि भूटान के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA में शामिल होने के निर्णय का भारत ने स्वागत किया है। यानी यह ध्यान रखेंगे कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में भूटान शामिल हो गया है। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि तीसरे देश के लोगों के प्रवेश के लिए असम के डारंगा और भूटान के सामद्रूप जोंगखार में इमिग्रेशन चेक पॉइंट के लिए भी सहमति बनी है। यानी तीसरे देश के लोगों के प्रवेश के लिए असम में जो इमिग्रेशन चेक पॉइंट होगा उसका नाम है डारंगा, और जो भूटान में इमिग्रेशन चेक पॉइंट होगा वो कहां पर होगा? सामद्रूप जोंगखार में। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है भारत और भूटान के संदर्भ में। अगला देखिए, और भूटान के छात्रों के लिए असम के मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाने को लेकर भी सहमति बनी। अगला जो टॉपिक है वो है केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 संसद में पारित हो गया है। याद रखिएगा, ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 है, ये राज्यसभा ने इसे 14 दिसंबर 2023 को और लोकसभा ने 4 दिसंबर 2023 को इसे पारित किया है। क्लियर? तो याद रखेंगे, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 है, लोकसभा से 4 दिसंबर को और राज्यसभा से 14 दिसंबर को पारित हो गया। अब यहां पर दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो नया विधेयक है ये किस में संशोधन करेगा? तो याद रखिएगा, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करेगा,
जो कि विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 जो कि संसद के दोनों सदनों से पास हुआ, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करेगा। अब याद रखिएगा ये जो नया विधेयक आया है, इसका मूल जो उद्देश्य है वो जनजातीय कला, संस्कृति और रीति रिवाजों के साथ तकनीकी सुधार में शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाएं देना है। याद रखिएगा विधेयक में तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। तो याद रखेंगे ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 है, इसके माध्यम से किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है? तो आपका जवाब होगा तेलंगाना में। और इस विश्वविद्यालय के नाम पर क्या रखा जाएगा? तो याद रखिएगा ये समरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। क्या नाम रखा जाएगा? सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, और ये कहां पर होगी? तेलंगाना में। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे, सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना। क्लियर है? ये बात आपको मूल रूप से ध्यान में रखना है इस विधेयक के संदर्भ में। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग 2023 जारी की गई है। याद रखिएगा नीति आयोग के द्वारा देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों की उपलब्धियों पर आधारित पहली डेल्टा रैंकिंग 7 दिसंबर 2023 को जारी की गई। तो याद रखेंगे अगर आपसे ये पूछा जाए कि देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों की उपलब्धियों पर आधारित जो पहली डेल्टा रैंकिंग है वो किसके द्वारा जारी की गई? तो आपका जवाब होगा नीति आयोग के द्वारा। क्लियर है? अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एबीपी कह रहे हैं, इसके लिए एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट नीति आयोग द्वारा किया गया और कहा गया कि तेलंगाना राज्य के आसिफाबाद जिले में तिरियानी कुमुरम भीम ब्लॉक जो है ये नीति आयोग द्वारा घोषित पहला डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। क्लियर है? तो याद रखिएगा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत जो ब्लॉक शीर्ष स्थान पर आया वो कहां का है? तेलंगाना राज्य के आसिफाबाद जिले के तिरियानी कुमुरम भीम ब्लॉक है जो कि शीर्ष स्थान पर आया है। क्या नाम है? तिरियानी कुमुरम भीम ब्लॉक, और किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य के आसिफाबाद जिले में। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ साथ याद रखेंगे कि जो ब्लॉक दूसरे स्थान पर आया है वो कहां का है? तो याद रखिएगा दूसरे स्थान पर आया ब्लॉक उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का कौशाम्बी ब्लॉक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि एबीपी के तहत यानी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत जो दूसरे नंबर पर ब्लॉक है वो उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी ब्लॉक है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे। और पहला जो ब्लॉक है वो तेलंगाना राज्य का तिरियानी कुमरुम भीम ब्लॉक है। क्लियर है? याद रखिएगा नीति आयोग ने इस डेल्टा रैंकिंग में देश भर के 329 से अधिक आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों को शामिल किया है। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर एक बात और याद रखिए कि एबीपी के अलावा, एबीपी का मतलब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अलावा, नीति आयोग ने अक्टूबर 2023 के लिए अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको शॉर्ट फॉर्म में करें एडीपी, इसकी भी रैंकिंग करने की घोषणा की है। ठीक है? यानी अब तक जो नीति आयोग एबीपी जारी करता था यानी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, अब वो अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम भी उसकी भी रैंकिंग देगा जिसका शॉर्ट फॉर्म है एडीपी। क्लियर है? और याद रखिएगा इस पहल में उड़ीसा का जो रायगढ़ जिला है और बिहार का जो जमुई जिला है वो क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहा। यानी जो अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम रैंकिंग है इसके तहत उड़ीसा का रायगढ़ जिला पहले स्थान पर और बिहार का जो जमुई है ये दूसरे स्थान पर रहा। किसके तहत? अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी एडीपी रैंकिंग के अनुसार। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि भौगोलिक दृष्टि से ब्लॉकों को 6 जोनों में विभाजित करते हुए प्रत्येक जोन या क्षेत्र से 2 ब्लॉकों को रैंकिंग भी दी गई है। क्लियर है? जैसे अगर हम जोन की बात कर लें तो जोन 1 में पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य के साथ द्वीप भी शामिल है। वहीं जोन 2 में उत्तर भारत के राज्य हैं। जोन 3 में दक्षिण भारत के राज्य हैं। जोन 4 में पश्चिमी भारत के राज्य हैं। जोन 5 में मध्यवर्ती भारत के राज्य और जोन 6 में पूर्वी भारत के राज्य इसमें शामिल हैं। क्लियर? तो याद रखेंगे ये जोन 6 डिसाइड है और हर जोन से 2 ब्लॉक को चिन्हित किया गया है। ये साफ साफ दिया गया है। अब आगे इसका एक चार्ट दिया गया है। जैसे जोन 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है इसमें हर जोन से 2 ब्लॉक को चिन्हित किया गया है। आपको जोन 2 को ध्यान में रखना है अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंधित परीक्षा देना है, क्योंकि जोन 2 जो है वो किससे संबंधित है? तो अभी आपने पढ़ा है कि उत्तर भारत के राज्य इसमें आते हैं
और जो जोन 2 है, इसमें जो 2 ब्लॉक लिए गए हैं, एक है हरैया ब्लॉक और दूसरा है बिरनो। ये जो हरैया ब्लॉक है, ये बस्ती जिले में है, उत्तर प्रदेश में, और जो बिरनो ब्लॉक है, ये गाजीपुर में है, ये भी उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो याद रखेंगे, जोन 2 में जो 2 ब्लॉक है, उसमें एक ब्लॉक है जो पहले स्थान पर है, वो है हरैया, जो कि बस्ती जिले में है, और दूसरा है बिरनो, जो कि गाजीपुर में है। तो ये पूरी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी इस नीति आयोग द्वारा जारी पहले डेल्टा रैंकिंग 2023 के द्वारा। इसमें आपको मुख्य रूप से बस यही ध्यान रखना है कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी एबीपी में जो पहले स्थान पर ब्लॉक है, वो तेलंगाना राज्य का तिरियानी कुमरुम भीम ब्लॉक है। दूसरे स्थान पर इसमें कौसाम्बी ब्लॉक है, ठीक है। एबीपी के अलावा इन्होंने अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी एडीपी रैंकिंग भी जारी की है, जिसमें उड़ीसा का रायगढ़ जिला और बिहार का जमुई ये क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा इन्होंने भौगोलिक दृष्टि से 6 जोन को बांटा है, जिसमें जो दूसरा जोन है, ये उत्तर भारत राज्यों से संबंधित है, और इसमें उत्तर प्रदेश के 2 ब्लॉक हैं। इसमें एक हरैया ब्लॉक है जो कि बस्ती जिले में है, और दूसरा बिरनो ब्लॉक है जो कि गाजीपुर में है। यही मूल बात आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन ये बात बिल्कुल एकदम आपको रटी होनी चाहिए। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि सभी श्रेणियों में जो विजेता है, शीर्ष रैंक वाले को 1.5 करोड़ रुपए और दूसरे रैंक वाले को 1 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि दी जाएगी। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो कार्यक्रम है, यानी जो एबीपी कार्यक्रम है, ये 7 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था, और एबीपी भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण और अविकसित ब्लॉकों में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ये ध्यान केंद्रित करता है। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो एबीपी कार्यक्रम है, ये 7 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है 29वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, ये किस क्रम का है? तो याद रखेंगे 29वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, जो कि इसका आयोजन पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग द्वारा किया गया था। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि इसका जो आयोजन था वो 5 से लेकर 12 दिसंबर 2023 को कोलकाता में आयोजित किया गया, और ये जो प्रोग्राम है, ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन द्वारा ये मान्यता प्राप्त है। क्लियर है? इसमें जो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना है कि एक इजरायली फिल्म है जिसका नाम है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, इसे इनोवेशन मूविंग इमेजेस में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे इजरायली फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, इसने इनोवेशन मूविंग इमेजेस में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, और इसके निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक का नाम है इरेज टैडमोर। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा कि इसमें कार्ले डेनियल मालवे, इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। क्या नाम है? कार्ले डेनियल मालवे, इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा 39 देशों की, कितने देशों की? 39 देशों की 219 फिल्में कोलकाता के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित की गई। महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा अंजन दत्ता की चलचित्रों एखोन ने समारोह में स्पेशल जूरी पुरस्कार जीता। तो इस समारोह में स्पेशल जूरी पुरस्कार किसने जीता? अंजन दत्ता की चलचित्रों एखोन ने स्पेशल जूरी पुरस्कार जीता है। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि निर्देशक जोड़ी समिष्टा मैती और राजदीप पॉल की मोन पोटोंगो ने बंगाली पैनोरमा श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। क्लियर? तो याद रखेंगे यहां पर अभी आपने देखा कि एक इजरायली फिल्म थी जिसने इनोवेशन मूविंग इमेजेस में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, जिसका नाम था चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। वहीं अगर हम बात करें कि बंगाली पैनोरमा श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको, तो आपका जवाब होगा मोन पोटोंगो को, और इसके निर्देशक कौन है? समिष्ठा मैती और राजदीप पॉल। क्लियर? इसके अलावा हीरालाल मेमोरियल ट्रॉफी और नेट पैक अवार्ड भी इसने जीता है। क्लियर? तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और अगर हम इस समारोह के बैकग्राउंड की बात कर लें तो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जो शुरुआत है वो 1995 में हुई थी। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे 29वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्गत। क्लियर? अगला जो टॉपिक है वो है भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो याद रखेंगे भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वो कौन से क्रम का? 54वां है। अगर हम बात करें 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन स्थल, तो याद रखिएगा ये गोवा के पणजी में हुआ, और जो 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की आयोजन तिथि थी वो 20 से लेकर 28 नवंबर 2023 के बीच थी। अब देखिए इसमें क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि जो 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था, इसकी उद्घाटन फिल्म क्या थी? तो याद रखिएगा इसमें उद्घाटन फिल्म का नाम था कैचिंग डस्ट। क्या नाम था? कैचिंग डस्ट। और ये जो
54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की उद्घाटन फिल्म कैचिंग डस्ट थी। इसके निर्देशक कौन थे? स्टुअर्ट गैट। क्लियर है? तो उद्घाटन फिल्म तो आपने देख लिया, कैचिंग डस्ट थी। इस 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की समापन फिल्म का नाम क्या था? तो समापन फिल्म का नाम था द फेदर बेट। क्या नाम था? द फेदर बेट। ठीक है, और द फेदर बेट के निर्देशक कौन थे? रॉबर्ट कोलोडनी। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपने देखी। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक शेखर कपूर थे। तो ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष कौन थे? शेखर कपूर थे। और फिल्म पुरस्कार के तहत जो ट्रॉफी दी जाती है वो स्वर्ण और रजत मयूर दी जाती है। अगर हम इस फिल्म महोत्सव में पुरस्कार की बात कर लें तो जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है उसको कहा जाता है स्वर्ण मयूर। क्लियर है? यानी जो 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको घोषित किया गया, यानी स्वर्ण मयूर का पुरस्कार किसको दिया गया? तो याद रखेंगे, ईरानी निर्माता निर्देशक अब्बास अमीनी की फिल्म थी जिसका नाम क्या है? एंडलेस बॉर्डर्स। क्या नाम है? एंडलेस बॉर्डर्स। तो याद रखेंगे, 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो स्वर्ण मयूर पुरस्कार जीता, यानी जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है, वो किसको गया? एंडलेस बॉर्डर्स को। और ये एंडलेस बॉर्डर्स के निर्देशक कौन है? अब्बास अमीनी, जो कि ईरानी निर्माता निर्देशक हैं। क्लियर है? ये सबसे महत्वपूर्ण डेटा है। इसके बाद अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की, तो याद रखिए, जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार है ये बुल्गारिया के निर्देशक स्टीफन कोमांडरेव को गया है। ठीक है, और ये जो स्टीफन कोमांडरेव हैं, इनकी फिल्म का नाम है ब्लागाज लेंसन्स। ठीक है, लेकिन आपको यहां पर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का नाम याद रखना है कि बुल्गारिया के निर्देशक है जिनका नाम है स्टीफन कोमांडरेव। क्लियर है? अगर हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात कर लें, जिनको रजत मयूर मिला, तो ईरानी अभिनेता जिनका नाम क्या है? पूरिया रहीमी सैम। क्या नाम है? पूरिया रहीमी सैम। इन्होंने एंडलेस बॉर्डर्स में भूमिका निभाई थी और इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो अभी आपने देखा कि 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी स्वर्ण मयूर का पुरस्कार किसको मिला था? किस फिल्म को? एंडलेस बॉर्डर्स को। उसी एंडलेस बॉर्डर्स में जो अभिनेता का भूमिका निभाए थे, पूरिया रहीमी सैम, उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। क्लियर है? अगर हम बात कर लें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, तो याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ये फ्रांसीसी अभिनेत्री मेलेनी थिएरी को दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? मेलेनी थिएरी को, और उनकी फिल्म थी पार्टी ऑफ फूल्स। ठीक है, अब यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो जूरी का विशेष पुरस्कार है वो किसको दिया गया? तो जूरी का विशेष पुरस्कार भारतीय निर्माता निर्देशक ऋषभ शेट्टी को दिया गया। और ऋषभ शेट्टी की फिल्म का नाम क्या है? ये एक कन्नड़ फिल्म है जिसका नाम है कंतारा। तो याद रखेंगे, जूरी का जो विशेष पुरस्कार है वो भारतीय निर्माता निर्देशक ऋषभ शेट्टी को गया और इनकी कन्नड़ फिल्म कंतारा के लिए। क्लियर है? तो इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर जो और महत्वपूर्ण दो पुरस्कार हैं जिसको आप ध्यान में रखिएगा, इसमें आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक, तो याद रखिएगा ये एंथनी चेन को गया इनकी फिल्म ड्रिफ्ट के लिए। और वहीं सबसे सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये किसको गया? दीपक कुमार मिश्रा को, इनकी पंचायत सीजन 2 के लिए। तो याद रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज दीपक कुमार मिश्रा पंचायत सीजन 2 के लिए। और सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार किसको गया? तो याद रखिएगा, हॉलीवुड के निर्माता निर्देशक माइकल डगलस को। किसको? माइकल डगलस को सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया। किसको? माइकल डगलस को। तो ये नाम भी आप ध्यान में रखेंगे। और सबसे लास्ट में जो ध्यान में रखना है वो है भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान माधुरी दीक्षित को दिया गया। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्गत। देखिए, निश्चित रूप से कुछ नाम नए हैं और ज्यादातर नाम विदेशी हैं, तो अगर आप इनको 2-3 बार जब रिवाइज कर लेंगे तो ये बिल्कुल आपको याद हो जाए। क्लियर है? अगला जो टॉपिक है वो है, भारत में साइबेरियाई बाघों का पहला जोड़ा 12 साल बाद दार्जिलिंग पहुंचा है। क्लियर है? अब इसमें देखिए, क्या आपको ध्यान रखना होगा कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में 2 लुप्तप्राय साइबेरियन बाघ का पहला जोड़ा दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में पहुंचा। तो यहां पर एक तो ये पूछा जा सकता है कि भाई, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहां पर है? तो आपका जवाब क्या होगा? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। ये तो रहा स्टैटिक प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में साइबेरियाई बाघों का जो पहला जोड़ा है वो किस पार्क में गया? तब आपका जवाब होगा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। क्लियर हो गया? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि साइबेरियाई बाघ लारा और अकामास ये 12 साल बाद कोलकाता हवाई अड्डे से 2 विशेष एम्बुलेंस से दार्जिलिंग पहुंचे थे। क्लियर है? तो याद रखिएगा, जो साइबेरियाई बाघ का जोड़ा आया है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में, इसका नाम क्या है? तो लारा और अकामास। लारा और अकामास, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? अगला देखिए,
आखिरी जो साइबेरियाई बाघ था उसकी ज्यादा उम्र के कारण 2011 में नैनीताल चिड़ियाघर में उसकी मृत्यु हो गई थी। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो अभी हम लोगों ने बात की थी पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क की, जो कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, ये भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पार्क है और 2007 तक इसने साइबेरियाई बाघ की मेजबानी की। अब वही कहा जा रहा है कि 12 साल बाद ये बाघों का पहला जोड़ा दार्जिलिंग पहुंचा है, जिसका नाम लारा और आकामास है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो बाघ है ये पशु विनिमय कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में साइप्रस से दार्जिलिंग पहुंचे। कहां से? साइप्रस से दार्जिलिंग। और एक बात और याद रखिएगा कि भारत ने पशु विनिमय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लाल पांडा को साइप्रस के पाफोस चिड़ियाघर में भेजा है। ठीक है, यानी भारत ने जो पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत भेजा वो लाल पांडा है, जो कि साइप्रस के पाफोस चिड़ियाघर में भेजा गया। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। और पूरे भारत में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम 1986 में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में शुरू किया गया था। यह भी बात याद रखेंगे कि पूर्वी भारत में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1986 में। और कहां पर? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया था। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है भूटान ने असम सीमा पर अंतरराष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिसंबर 2023 में भूटान के राजा, क्या नाम है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, अभी आपने ये भी पढ़ा था कि भूटान के जो नरेश हैं वो भारत की यात्रा पर भी आए थे। क्लियर है? वो कब आए थे भूटान नरेश? तो आपने पढ़ा था 3 से 10 नवंबर 2023 के बीच जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत आए थे। क्लियर है? तो दिसंबर 2023 में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय शहर होगा ये 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत होगा। क्लियर है? याद रखिएगा, इसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के माध्यम से दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे के रूप में स्थापित किया जाएगा। क्लियर है? ये जो अंतर्राष्ट्रीय शहर होगा जिसको बताया जा रहा है कि ये असम सीमा पर बनाया जाएगा, ये इससे होगा क्या? तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के माध्यम से दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे के तौर पर इसे देखा जा रहा है। याद रखिएगा, भारतीय राज्य असम सीमा को साझा करने वाले इस प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा? तो इसका नाम है गोगेफू स्मार्ट सिटी परियोजना। क्या नाम है? गोगेफू स्मार्ट सिटी परियोजना। तो याद रखिएगा, अगर ये सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि हाल ही में चर्चा में रहा गोगेफू स्मार्ट सिटी परियोजना किसकी है, तो याद रखिएगा इस गोगेफू स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भूटान असम सीमा पर अंतरराष्ट्रीय शहर बनाएगा। क्लियर है? तो ये है गोगेफू स्मार्ट सिटी परियोजना। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे बेंगलुरु में बनेगा। याद रखिएगा, इस संदर्भ में अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री ने कहा कि बेंगलुरु में शीघ्र ही 287 किलोमीटर, कितने किलोमीटर का? 287 किलोमीटर का सर्कुलर रेलवे बनेगी। ठीक है, और ये आसपास के विभिन्न शहरों को जोड़ेगी और ये भारत का अपनी तरह का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा। तो ये जो बेंगलुरु में सर्कुलर रेलवे की बात हो रही है, ये इसकी लंबाई कितनी होगी? 287 किलोमीटर लंबा होगा। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि अभी तक चेन्नई में भारत का सबसे बड़ा 235.5 किलोमीटर सर्कुलर रेलवे है। ठीक है, तो अभी तक भारत में जो सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे है वो 235.5 किलोमीटर का है चेन्नई में। अब जब बेंगलुरु में ये जो प्रस्तावित सर्कुलर रेलवे है बन जाएगा तो ये भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे होगा बेंगलुरु में, जिसकी लंबाई होगी 287 किलोमीटर। क्लियर? तो ये प्रमुख बातें थी इस टॉपिक में जो आपको ध्यान। अगला जो टॉपिक है कि भारत का जो गरबा नृत्य है उसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि जो गरबा नृत्य है वो मुख्य रूप से गुजरात राज्य से संबंधित है और गुजरात राज्य के गरबा नृत्य को दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान देते हुए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में से शामिल किया है। क्लियर है? और याद रखिएगा, जब गरबा नृत्य को इस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया तो ये किस क्रम की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होगा? तो याद रखिएगा ये 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होगी। कौन? गरबा नृत्य। तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि गरबा नृत्य जो है भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होगी। इसके पूर्व में 2021 में इस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कोलकाता के दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। कब? 2021 में। और याद रखेंगे, अभी जो दिसंबर 2023 में गरबा नृत्य को शामिल किया गया है तो ये 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है भारत की। क्लियर है? यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से कि जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए
एक अंतर सरकारी समिति की बैठक हुई थी। ये 18वीं बैठक थी जो कि 5 से 9 दिसंबर 2023 के बीच बोत्सवाना के कसाने शहर में आयोजित की गई थी और इसी दौरान गुजरात के गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। तो यहां पर दो बातें आपको प्रमुख रूप से बिल्कुल स्पष्ट याद रखनी है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि गुजरात के गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कहां पर शामिल किया गया, तो आपका जवाब क्या होगा? बोत्सवाना के कसाने शहर में किया गया था। और वहां पर कौन सी बैठक हुई? तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए एक अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक बोत्सवाना के कसाने शहर में आयोजित की गई थी और ये बैठक 5 से 9 दिसंबर 2023 के बीच हुई थी। और ये जो गरबा नृत्य ये भारत का किस क्रम का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? तो याद रखेंगे ये 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है भारत के संदर्भ में। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप जो देखे हैं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगला जो टॉपिक है वो है केन्या के राष्ट्रपति की भारत की यात्रा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि केन्या के राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो याद रखेंगे केन्या के राष्ट्रपति का नाम है विलियम सामोई रूटो। क्या नाम है? विलियम सामोई रूटो। ये नाम ध्यान रखेंगे, ये केन्या के राष्ट्रपति का नाम है विलियम सामोई रूटो। याद रखिएगा ये 4 से 6 दिसंबर 2023 के बीच भारत की राजकीय यात्रा पर थे। 5 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में इनका औपचारिक स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है कि दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केन्या को उसके कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए भारत 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी 2084 करोड़ से ज्यादा रुपए ऋण सहायता प्रदान करेगा। तो आपसे एक सीधा प्रश्न यहां बनेगा कि भारत ने हाल ही में किस देश के कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए ऋण सहायता की मंजूरी दी है? तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? केन्या के लिए। और ये ऋण सहायता मंजूरी कितने की है? तो 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर की यानी 2084 करोड़ से ज्यादा रुपए की। क्लियर? या ये भी प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि हाल ही में भारत और केन्या के बीच में किस क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता की घोषणा हुई है? तब आपका जवाब हो जाएगा कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए। क्लियर? तो प्रश्न कैसे भी बने आपको बिल्कुल तैयार रहना है। क्लियर? अगला देखिए, अगला पॉइंट परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है। तो यहां पर याद रखिएगा दोनों देश जो है यानी भारत और केन्या 2023 में राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। क्लियर? तो याद रखेंगे 2023 में राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ किसके बीच? भारत और केन्या के बीच। लेकिन इसमें कहा गया कि हमारे संबंध जो है वो हजारों वर्ष पुराने हैं क्योंकि मुंबई और सोमबासा को आपस में जोड़ता हुआ विशाल हिंद महासागर हमारे प्राचीन संबंधों का साक्षी रहा है। क्लियर? तो याद रखेंगे हिंद महासागर के माध्यम से भारत का मुंबई और सोमबासा आपस में जुड़ रहा है। क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। आगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रखना है वो क्या है? तो यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब दोनों देशों के प्रमुखों के बीच वार्तालाप हुई तो इसमें भारत और केन्या ने आपसी व्यापार को डॉलर की जगह रुपए में करने पर अपनी सहमति व्यक्त की। क्लियर है? तो याद रखेंगे भारत और केन्या ने आपसी व्यापार को डॉलर की जगह पर रुपए में करने पर सहमति की और साथ ही केन्या यूपीआई प्रोग्राम के लिए भी तैयार हो गया है। क्लियर है? और याद रखेंगे आरबीआई ने जिन 22 देशों में स्पेशल रुपए वोस्त्रो खाते खोलने को मंजूरी दी है उसमें केन्या भी शामिल है। यह भी बात आपको प्रमुख रूप से ध्यान में रखना है। क्लियर है? यानी वोस्त्रो खाते खोलने की जो मंजूरी है 22 देशों में स्पेशल रुपए वोस्त्रो खाते के लिए उसमें केन्या भी शामिल है। क्लियर है? अगला देखिए, अब हम बात कर लें कि वोस्त्रो खाता क्या होता है। तो वोस्त्रो खाता एक ऐसा खाता है जिसे घरेलू बैंक किसी दूसरे देश में विदेशी बैंक के रूप में रखते हैं, लेकिन इसमें घरेलू बैंक की मुद्रा या करेंसी होती है और इस घरेलू बैंक इसका उपयोग जो है अपने ग्राहकों को इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। क्लियर है? तो इसको कहते हैं वोस्त्रो खाता। अब यहां पर याद रखिएगा आरबीआई ने 22 देशों में स्पेशल रुपए वोस्त्रो खाता खोलने की मंजूरी दी थी जिसमें केन्या भी शामिल है। अब यहां पर अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत और केन्या के बीच में और कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो याद रखिएगा भारत और केन्या के बीच विभिन्न क्षेत्रों के 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ये जो 5 समझौते हैं ये किस क्षेत्र में है? तो याद रखेंगे खेल, सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा के वो प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें ये 5 समझौते हुए हैं। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अफ्रीकी संघ के G20 में शामिल होने के बाद केन्याई राष्ट्रपति का भारत दौरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताते हुए रूटो की यात्रा से केन्या और अफ्रीकी संघ के साथ भारत के संबंध को नई मजबूती मिलेगी, इस बात को भी स्पष्ट किया है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि इस अवसर पर केन्या के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम क्या है? विलियम सामोई रूटो, इन्होंने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो
या इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हो, इससे जोड़ने की इच्छा व्यक्त की है। यानी केन्या भी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से जुड़ने की इच्छा रखता है। और समझौते की अगर महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लें, जो भारत और केन्या के बीच में 5 समझौते हुए हैं, इसमें खेलों में दोनों देशों के बीच सहयोग की बात है, डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधान के लिए सहयोग, 2023 से 2027 के दौरान दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर भी सहमति बनी है। ठीक है, तो भारत और केन्या के बीच में जो सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम की सहमति बनी है वो 2023 से 2027 के दौरान बनी है। और याद रखिएगा, भारत मानक ब्यूरो यानी BIS और केन्याई मानक ब्यूरो यानी KEBS के बीच भी समझौता हुआ है। और साथ ही साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और केन्या मुक्त विश्वविद्यालय के बीच भी समझौता हुआ है। ये 5 समझौते भारत और केन्या के बीच हुए हैं। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है गुजरात सरकार ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित की है। क्लियर है? याद रखेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक है। अहमदाबाद में 2 दिवसीय वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 21 जनवरी 2023 को विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर घोल मछली को गुजरात राज्य की मछली घोषित की है। अब यहां पर 3 ऐसे फैक्ट हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला प्रश्न तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि 2 दिवसीय वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां हुआ? तो आपका सीधा जवाब होगा अहमदाबाद में। दूसरी बात आपसे यह पूछी जा सकती है कि विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया? तो आपका जवाब होगा 21 नवंबर 2023 को विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया। और तीसरी बात पूछी जा सकती है कि गुजरात राज्य सरकार ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो आपका जवाब होगा घोल मछली को। क्लियर है? तो ये बातें स्पष्ट हो गई। अगर हम जरा घोल मछली के बारे में डिटेल में थोड़ा सा देख लें तो याद रखिएगा, सुनहरे भूरे रंग वाली इस मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखेंगे, सुनहरे भूरे रंग की ये मछली है घोल मछली। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोटोनोबिया डायकैंथस। क्या नाम है? प्रोटोनोबिया डायकैंथस। ठीक है, प्रोटोनोबिया डायकैंथस ये घोल मछली का वैज्ञानिक नाम है जो आपको ध्यान में रखना है। और याद रखिएगा, घोल मछली यानी प्रोटोनोबिया डायकैंथस, इसे सोने के दिल वाली मछली भी कहा जाता है। ठीक है, घोल मछली को सोने के दिल वाली मछली भी कहा जाता है। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। ये मछली गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री इलाके में पाई जाती है, जो अपने मांस और एयर ब्लैडर के लिए मूल्यवान और लोकप्रिय है। ठीक है, ये अपने मांस और एयर ब्लैडर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और घोल मछली का जो उपयोग है वो उपयोग बियर और वाइन बनाने के लिए भी किया जाता है। और इसके एयर ब्लैडर का जो उपयोग है ये फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में भी होता है। इसलिए घोल मछली की आर्थिक उपयोगिता भी है। क्लियर है? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे घोल मछली के संदर्भ में, जिसे गुजरात राज्य ने अपनी राज्य मछली के रूप में घोषित किया अहमदाबाद के वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 के दौरान। और 21 नवंबर 2023 को विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया। अगला जो टॉपिक है वो है भारत का सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, पर्यावरण अनुकूल समुद्री परिवहन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत का सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट, जिसका नाम क्या है? बाराकूडा, इसे 13 दिसंबर 2023 को केरल के आलापुझा में अरूर के पास नेवाल्ट सोलर और इलेक्ट्रिक नावों के यार्ड में लॉन्च किया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का नाम क्या है? बाराकूडा। और इसे कहां लॉन्च किया गया? तो 13 दिसंबर 2023 को केरल के अलपुझा के अरूर के पास इसे लॉन्च किया गया। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो इसका नाम है ये तेज लंबी मछली बाराकूडा के नाम पर रखा गया। ठीक है, एक तेज और लंबी मछली है बाराकूडा, उसी के नाम पर इस भारत के सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम बाराकूडा रखा गया है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किसके नाम के आधार पे, तो ये मछली के नाम बाराकूडा के आधार पर इसका नाम रखा गया है। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इसे नेवल्ट द्वारा डिजाइन किया गया है। क्लियर? इसे डिजाइन किसके द्वारा किया गया? नेवल्ट द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। और ये जो जहाज है ये 12.5 समुद्री मील यानी 23 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। क्लियर? इसकी लंबाई 14 मीटर है और इसकी चौड़ाई 4.4 मीटर है। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। और जो जहाज का निर्माण है ये मझगांव डाक लिमिटेड के लिए किया गया था, जो अपने मुंबई डाक पर पर्यावरण अनुकूल जहाज पेश करेगा। तो इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे भारत के सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा की, जो कि एक मछली के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि बर्लिन स्टार्टअप एनर्जी ट्रांजिशन अवार्ड 2023 में मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट श्रेणी में विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किसको? नोवाल्ट सोलर और इलेक्ट्रिक बोट्स को।
ठीक है, तो याद रखेंगे नोवाल्ट सोलर और इलेक्ट्रिक बोर्ड्स को जो है ये सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप के तौर पर भी सम्मानित किया गया। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड देश का पहला राज्य जिसे एक दिन में सर्वाधिक 18 जीआई टैग मिले हैं। क्लियर है, तो याद रखिएगा आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश का वो राज्य कौन सा है जो कि एक दिन में सर्वाधिक 18 जीआई टैग प्राप्त किया है, तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। क्लियर है, अगर हम उत्तराखंड में बात करें तो 4 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड देश का वो पहला राज्य बना जिसमें एक दिन में सर्वाधिक 18 जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। और अगर हम उत्तराखंड में अब तक कुल प्राप्त जीआई टैग की बात कर लें तो ये 27 उत्पादों को अब तक उत्तराखंड में जीआई टैग मिला है और जिसमें एक ही दिन में 18 जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। क्लियर है, तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर अगर हम बात कर लें कि वो 18 उत्पाद कौन से हैं जिनको उत्तराखंड में जीआई टैग दिया गया है और बिल्कुल संक्षिप्त में नाम और उनकी विशेषता के साथ, तो याद रखिएगा इसमें पहले नंबर पे आता है वेरीनाग चाय। याद रखिएगा ये जो वेरीनाग चाय है इसकी सबसे ज्यादा डिमांड लंदन के चाय घरों में है। क्लियर है, तो वेरीनाग चाय का संबंध उत्तराखंड से है और लंदन में इसकी काफी डिमांड होती है। और याद रखिएगा अगला जो जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है उसका नाम है बिच्छू या बिछुआ बूटी कपड़ा। याद रखिएगा ये जो बिच्छू या बिछुआ बूटी कपड़ा है ये हिमालयन नेटल फाइबर से बना है। ठीक है, हिमालयन नेटल फाइबर से बना बिच्छू या बिछुआ बूटी कपड़ा है। ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला है उत्तराखंड में, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। और ये कपड़ा सर्दियों और गर्मी दोनों मौसम के लिए उपयुक्त है। अगला जो उत्पाद है वो है मंडुआ। याद रखिएगा जो मंडुआ है ये उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमायूं में उगाया जाने वाला बाजरा है। ठीक है, तो याद रखेंगे उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमायूं में उगाया जाने वाला बाजरा है जिसका नाम है मंडुआ और इसको भी जीआई टैग दिया गया। क्लियर है, संक्षिप्त परिचय लेते हुए चलेंगे जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो। अगला जो उत्पाद है उसका नाम है झंगोरा। झंगोरा जो है ये उत्तराखंड के हिमालय के वर्षा आधारित क्षेत्रों में उगाए जाने वाला घरेलू बाजरा है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर मंडुआ और झंगोरा ये दोनों बाजरा है, लेकिन जो मंडुआ है ये उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमायूं में उगाए जाने वाला बाजरा है और वहीं झंगोरा जो है ये उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र के जो वर्षा आधारित क्षेत्र है वहां पर उगाया जाने वाला ये घरेलू बाजरा है जिसका नाम है झंगोरा और उत्तराखंड से संबंधित है। अगला जो उत्पाद है वो है गहत। ये जो गहत है ये उत्तराखंड के शुष्क क्षेत्रों में उगने वाली सबसे महत्वपूर्ण दालों में से एक है। ठीक है, तो गहत क्या है, ये एक किस्म की दाल है जो कि उत्तराखंड के शुष्क इलाकों में उगती है। क्लियर है, और इसे जीआई टैग मिला। अगला जो है वो है लाल चावल। याद रखिएगा लाल चावल जो है ये उत्तराखंड के पुरोला क्षेत्र में जैविक रूप से इसे उगाई जाती है। लाल चावल उत्तराखंड के पुरोला क्षेत्र में जैविक रूप से उगाई जाती है। अगला जो उत्पाद है वो है काला भट्ट। याद रखिएगा काला भट्ट एक काला सोयाबीन का ही अन्य नाम है और ये सोयाबीन की एक किस्म है जिसे ग्लाइसिन मैक्स कहा जाता है। तो काला भट्ट लिखा रहे या काला सोयाबीन लिखा रहे या ग्लाइसिन मैक्स लिखा रहे, ये तीनों नाम एक ही है। क्लियर है, और याद रखिएगा ये जो काला भट्ट यानी काला सोयाबीन है यानी ग्लाइसिन मैक्स है इसका उत्पादन उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र के साथ साथ सीमावर्ती राज्यों और हिमालय क्षेत्रों में होता है। क्लियर है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो उत्पाद है वो है माल्टा फल। याद रखिएगा ये एक संतरे जैसे दिखने वाला गहरे नारंगी रंग का और लाल रंग का स्वादिष्ट फल है जो कि आपको अन्य राज्यों में भी देखने को मिलता है। इस माल्टा फल की जो खेती है वो उत्तराखंड के पहाड़ियों में की जाती है और ब्रिटिश शासन जब था उस समय में इसे माल्टीज ऑरेंज के रूप में जाना जाता था। क्लियर, तो इस माल्टा फल जो कि उत्तराखंड से संबंधित है इसको भी उत्तराखंड में जीआई टैग मिला है। अगला जो 9वें नंबर का उत्पाद है उसका नाम है चौलाई रामदाना। ये जो चौलाई रामदाना है ये उपवास यानी व्रत के समय में ये उपयोग में लाया जाने वाला अनाज है। इसमें आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। किसमें, चौलाई रामदाना में आयरन और कैल्शियम बहुत मात्रा में होती है और ये व्रत में उपयोगी होता है, इसको भी जीआई टैग मिला है। 10वें नंबर का जो उत्पाद है उसका नाम है बुरांस का रस। याद रखिएगा रोडोडेंड्रोन आर्बेरियम के लाल फूलों से ये प्राप्त होता है। ये जो बुरांस का रस है ये किससे प्राप्त होता है, रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम के लाल फूलों से यह प्राप्त होता है और इसका जो उपयोग है वो स्वास्थ्य और त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। और बुरांस का जो रस है ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी जो पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड के रोडोडेंड्रोन आर्बेरियम के लाल फूल हैं उन्हीं से बोरांस का रस प्राप्त होता है और ये स्वास्थ्य और स्किन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए उपयोगी है। अगला जो 11वें नंबर का उत्पाद है उसका नाम है पहाड़ी तूर दाल। याद रखिएगा ये जो पहाड़ी तूर दाल है ये दाल उत्तराखंड में जैविक रूप से उगाई जाती है और ये जो पहाड़ी तूर दाल है इसमें पोषक तत्व की अगर बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन 9 ये भरपूर मात्रा में पाई जाती है।
मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो पहाड़ी तूर दाल होती है जिसको उत्तराखंड में जीआई टैग मिला है, इसमें पोषक तत्व की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज, विटामिन सी, विटामिन बी 1 और विटामिन बी 9 भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अब यहाँ देखिए विटामिन सी, विटामिन बी 1 और विटामिन बी 9 का नाम आ गया, तो इसका रासायनिक नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। और याद रखिएगा, इस दाल का जो उपयोग है वो रक्तस्राव को रोकने और घावों को ठीक करने के लिए किया जाता है। किस दाल का? तो पहाड़ी तूर दाल की बात हो रही है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो 12वें नंबर पे जीआई टैग प्राप्त जो उत्पाद है उसका नाम है लिखाई या लकड़ी की नक्काशी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये नक्काशी उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में पाई जाती है। अब ये लुप्त हो रही है। क्लियर है? तो याद रखेंगे लिखाई यानी लकड़ी की जो नक्काशी है ये उत्तराखंड के किस क्षेत्र में? कुमायूं क्षेत्र में पाई जाती है। इसको भी जीआई टैग दिया गया है। वहीं 13वें नंबर पे नैनीताल मोमबत्ती है। याद रखिएगा ये मोमबत्ती उत्तराखंड के नैनीताल में बनाई जाती है, जो वर्तमान में सरकारी सहयोग के अभाव और चाइनीज मोमबत्ती के कारण ये भी लुप्तप्राय हो रही है। तो नैनीताल की मोमबत्ती को भी जीआई टैग दिया गया है। 14वें नंबर पे आता है रंग वाली पिछौड़ा। ठीक है, तो ये जो रंग वाली पिछौड़ा है ये कुमायूं जिले का एक पारंपरिक पोशाक यानी ओढ़नी। तो सबसे पहले याद रखिएगा रंग वाली पिछौड़ा क्या है? तो ये कुमायूं जिले का एक पारंपरिक पोशाक है यानी ओढ़नी है, जिसे विशेष रूप से वैवाहित महिलाएं मांगलिक अवसर पर पहनती है। क्लियर है? अगर हम इसके रंग की बात करें तो ये गहरे पीले रंग का होता है, जिस पर लाल रंग के धब्बे होते हैं, यानी लाल रंग की इस पे बिंदी बिंदी होती है और इस पर एक स्वास्तिक का मार्क भी होता है। क्लियर है? किस पर? रंग वाली पिछौड़ा पर स्वास्तिक मार्क भी होता है और इसके चारों कोने पर सूर्य, चंद्रमा, शंख और घंटी की आकृति बनी होती है। क्लियर है? तो ये बात याद रखेंगे रंग वाली पिछौड़ा के संदर्भ में। अगला जो उत्पाद है 15वें नंबर पर वो है लीची। याद रखिएगा इसका उत्पादन उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में किया जाता है। ठीक है, इस उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में पाई जाने वाली लीची को भी जीआई टैग मिला है। अगला जो 16वें नंबर पे उत्पाद है इसका नाम है आड़ू। याद रखिएगा आड़ू ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामगढ़ घाटी में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो आड़ू है इसका उत्पादन उत्तराखंड के नैनीताल के रामगढ़ घाटी में किया जाता है। ठीक है, तो अभी आपने देखा था कि लीची जो है वो उत्तराखंड के रामनगर के नैनीताल में और आड़ू जो है ये उत्तराखंड के नैनीताल के रामगढ़ में ये घाटी में होता है। और याद रखिएगा ये जो आड़ू है ये गुलाबी धब्बों वाले रसीले फल में से एक है। क्लियर? अगला जो 17वें नंबर पे उत्पाद दिया गया है उसका नाम है रम्माण या रामन मुखौटे। ठीक है, रम्माण या रामन मुखौटे। याद रखिएगा ये एक नृत्य शैली है। ठीक है, ये क्या है? एक नृत्य शैली है। ठीक है, और उत्तराखंड से संबंधित है। और उत्तराखंड के किस जिले से? तो मुख्य रूप से उत्तराखंड में चमोली जिले में रामण उत्सव के समय प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड के चमोली जिले में रामण उत्सव के समय में प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर है? और इसमें नृतक जो है ये अपने मुख में मुखौटा पहनकर फिर नृत्य कला का प्रदर्शन करता है। इसे भी जीआई टैग दिया गया है। वहीं 18वें स्थान पर जो है वो है अल्मोड़ा लाखोरी मिर्च। याद रखिएगा ये जो अल्मोड़ा लाखोरी मिर्च है ये पीले रंग की मिर्च की किस्म है और ये उत्पादन जो होता है ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा के लाखोरी घाटी में किया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा अल्मोड़ा लाखोरी मिर्च और इसे भी उत्तराखंड में जीआई टैग मिला है। क्लियर है? तो ये थे 18 उत्पाद जिनको एक ही दिन में उत्तराखंड में जीआई टैग प्राप्त हुआ है और ये भी भारत में पहला राज्य ऐसा हो गया जिसको एक ही दिन में 18 उत्पादों का जीआई टैग मिला है। क्लियर है? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी आईपीआरएस के घटक के रूप में शामिल किया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान। अगला टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सी बकथॉर्न को मिला जीआई टैग। ध्यान रखिएगा भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाली भौगोलिक संकेत जीआई रजिस्ट्री ने आधिकारिक तौर पर लद्दाख के उद्योग और वाणिज्यिक विभाग को श्रेणी 31 में लद्दाख सी बकथॉर्न को जीआई टैग प्रदान किया है। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि लद्दाख के सी बकथॉर्न को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यहां पर एक बात ध्यान में आपको रखना होगा कि जो लद्दाख का सी बकथॉर्न है इसको वंडर प्लांट, लद्दाख गोल्ड, गोल्डन बुश या ठंडे रेगिस्तानों के सोने की खान भी कहा जाता है। किसको? सी बकथॉर्न को। क्लियर है? और याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश का ये चौथा जीआई टैग उत्पाद है, यानी लद्दाख का ये चौथा जीआई टैग है। इसके पहले लद्दाख पश्मीना को, खुबानी को और लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। क्लियर है? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम सी बकथॉर्न के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखें तो सी बकथॉर्न का जो 90% उत्पादन है वो भारत के लद्दाख के कारगिल में होता है। क्लियर है?
और सी बकथॉर्न लद्दाख का दूसरा फल है जिसे जीआई टैग के रूप में विशेष पहचान मिली। क्लियर है? और जो सी बकथॉर्न है इसके कई उत्पादों को पोषण और औषधि महत्व के रूप में भी देखा जाता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि सी बकथॉर्न यानी हिम्पोफे एल लद्दाख का एक अद्भुत पौधा है और इसका नाम लेह बेरी है। ठीक है, तो सी बकथॉर्न को लेह बेरी भी कहा जाता है और ये लद्दाख का ये अद्भुत पौधा है जो छोटे नारंगी पीले रंग के जामुनी पैदा करता है जो स्वाद में खट्टे होते हैं लेकिन विटामिन और विशेष रूप से विटामिन सी से भरपूर होते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे सी बकथॉर्न अर्थात लेह बेरी के बारे में। इससे छोटे नारंगी या पीले रंग के जामुन पैदा होते हैं। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर हम प्राकृतिक रूप से इसके विस्तृत क्षेत्रफल को देखें तो यह लद्दाख के 11,500 हेक्टेयर में है और यह झाड़ी -43 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक अत्यधिक तापमान का सामना कर सकती है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, इसीलिए इसे सूखा प्रतिरोधी भी माना जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है दिव्यांग जनों के लिए देश का पहला उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2023 को किया। क्लियर है? और ये जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांग जनों के लिए जो देश का पहला उच्च तकनीक वाला खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ, इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है खेलों में समान अवसर प्रदान करना, प्रतिभा को बढ़ाना और विभिन्न खेलों के विषय में भागीदारी को सुनिश्चित करना, उसको प्रोत्साहित करना। ये मूल उद्देश्य है इस प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन के लिए, जो कि विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए है और ये देश का पहला उच्च तकनीक वाला खेल प्रशिक्षण केंद्र होगा दिव्यांगों के लिए, जिसको इसका उद्घाटन कहां पर होगा? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस केंद्र की स्थापना के लिए 34 एकड़ क्षेत्र में 151.16 करोड़ के बजट की मंजूरी मिली है। यानी जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांग जनों के लिए देश का पहला उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र स्टैब्लिश होगा, ये 34 एकड़ क्षेत्रफल में होगा और 151.16 करोड़ की इसमें बजट मंजूरी मिली है। क्लियर? अगला देखिए, और ये किसके नाम पर आधारित होगा? तो ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो है दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण तेलंगाना में किया गया। याद रखिएगा, अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो जो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है ये तेलंगाना के हैदराबाद स्थित, केरल यहां गलत लिखा है, सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में किया गया। क्लियर है? तो अगर मैं एक लाइन में इसको बोल दूं तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहां पर? तो आपका जवाब होगा तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में किया गया। क्लियर है? और ये अनावरण कब हुआ? तो ये 28 नवंबर 2023 को किया गया। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो मंदिर का निर्माण है ये हैदराबाद की अप्सूजा इंफ्राटेक ने सिपली फोर्स क्रिएशंस के सहयोग से किया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर जिसका अनावरण तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में किया गया, इसमें जो इसका निर्माण किया है ये हैदराबाद की अप्सूजा इंफ्राटेक ने सिपली फोर्स क्रिएशन के सहयोग से किया है। क्लियर? याद रखिएगा, 4000 वर्ग फीट में फैला 35.5 फीट ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर जो है 3 अलग अलग हिस्से में है। यहां पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा कि मंदिर में 3 गर्भगृह और 3 गोपुरम यानी शिखर है। क्लियर है? और प्रत्येक एक अलग देवता को समर्पित है। क्लियर है? जैसे इन गर्भगृहों में भगवान गणेश को समर्पित एक मोदक, भगवान शंकर को समर्पित एक चौकोर शिवालय और देवी पार्वती के लिए एक कमल के आकार का मंदिर शामिल है। यानी जो 3 गर्भगृह हैं और प्रत्येक अलग अलग देवता के लिए है, तो इसमें एक भगवान गणेश के लिए एक मोदक, भगवान शंकर से समर्पित एक चौकोर शिवालय और देवी पार्वती के लिए एक कमल के आकार का मंदिर इसमें शामिल है। क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर के संदर्भ में, जिसका अनावरण तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में हुआ। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है राज्य के हर जिले में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापना करने वाला केरल देश का पहला राज्य बना है। याद रखिएगा, अक्टूबर 2023 में इदुक्की में हॉलमार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके सभी 14 जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र है। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत का वो पहला राज्य कौन है जिसके हर जिले में
हॉलमार्किंग केंद्र है? तो आपका जवाब होगा केरल, और हाल ही में इदुक्की में हॉलमार्किंग केंद्र वहां पर उद्घाटन किया गया है। क्लियर है? यहां पर एक बात और आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक के अंतर्गत कि जो बीआईएस हॉलमार्किंग है ये केवल 2 ग्राम से अधिक वजन वाले टुकड़ों पर लागू होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना। ठीक है, पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर क्या नाम है? कोस्टा सेरेना। याद रखिएगा 3 नवंबर 2023 को केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महाराष्ट्र के मुंबई में पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के घरेलू परिचालन का शुभारंभ किया। तो याद रखेंगे पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का घरेलू परिचालन कहां से शुभारंभ किया गया और किसके द्वारा? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का घरेलू परिचालन शुरू हुआ और किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर एक बात और आपको ध्यान रखना है कि कोस्टा क्रूज इटली कार्निवल कॉरपोरेशन का हिस्सा है, जो कि प्रतिष्ठित क्रूज ब्रांडों के साथ दुनिया के सबसे बड़े क्रूजिंग समूहों में से एक है। तो याद रखेंगे कि कोस्टा क्रूज किसका हिस्सा है? इटली कार्निवल कॉरपोरेशन का हिस्सा है। और मंत्रालय द्वारा हाल ही में आयोजित वैश्विक समुद्री सम्मेलन के दौरान भारत ने 2047 तक 5 करोड़ क्रूज यात्रियों का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो याद रखेंगे भारत ने 5 करोड़ क्रूज यात्रियों का लक्ष्य कब तक का निर्धारित किया है? 2047 तक का। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के घरेलू परिचालन शुभारंभ के संदर्भ में, जो कि महाराष्ट्र राज्य के मुंबई से ये प्रारंभ हुआ। क्लियर है? और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसका शुभारंभ किया। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में कोझीकोड और ग्वालियर शामिल हो गया। याद रखिएगा यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर नेटवर्क की अक्टूबर 2023 में नवीनतम सूची जारी की, जिसमें केरल के कोझीकोड को साहित्यिक शहर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में शामिल किया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे कोझीकोड को साहित्यिक शहर के रूप में, जो कि केरल राज्य में है, और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में अक्टूबर 2023 में शामिल किया गया है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व शहर दिवस कब, तो आपका जवाब होगा 31 अक्टूबर। और इसी 31 अक्टूबर को जो विश्व शहर दिवस मनाया गया, इसी अवसर पर यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले ने 55 शहरों को विभिन्न सृजनात्मक क्षेत्रों के लिए नामित किया। क्लियर है? तो यूनेस्को ने टोटल 55 शहरों को विभिन्न सृजनात्मक क्षेत्रों के लिए नामित किया है, और यूनेस्को का जो सिटीज नेटवर्क है वो 7 श्रेणियों में वर्गीकृत है। क्लियर है? 7 श्रेणियों में इन शहरों को वर्गीकृत किया गया है। और याद रखेंगे ये जो 55 शहरों को विभिन्न सृजनात्मक क्षेत्रों में नामित किया गया है, किस अवसर पर? तो विश्व शहर दिवस, जो कि 31 अक्टूबर को मनाया गया उस अवसर पर। और ये नामित किसने किया? तो यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले ने। क्लियर है? तो इतनी बातें आप इसमें ध्यान में रखेंगे। और ये जो 7 श्रेणियों का वर्गीकरण है, इसमें शिल्प है, लोकल में है, डिजाइन है, फिल्म है, साहित्य है, मीडिया है, कला है और संगीत, ये सभी शामिल हैं। और उसमें आपने देखा कि कोझीकोड और ग्वालियर को यूनेस्को की क्रिएटिव सूची में शामिल किया गया। आपने देखा कि कोझीकोड को साहित्यिक शहर के रूप में और ग्वालियर को संगीत शहर के रूप में शामिल किया गया है। और इसे शामिल होने के बाद भारत की जो शहरों की संख्या वो कितनी हो गई है? 8 हो गई है। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अब देखिए, अभी आपने देखा था ना कि 55 शहरों को यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले ने नामित किया था, तो उसमें से 2 तो भारत के थे, कोझीकोड और ग्वालियर। इसके अलावा जो 53 अन्य रचनात्मक शहर है, उसमें ये कुछ प्रमुख शहरों का नाम लिख रहा है, जैसे बुखारा, इसको शिल्प और लोक कला में, उसके बाद कैसा ब्लांका, जिसको मीडिया के में, चोंग किंग डिजाइन के क्षेत्र में, काठमांडू को भी लिया गया है फिल्म क्षेत्र से, रियो डी जेनेरियो को साहित्य के लिए, उलान बटोर को शिल्प और लोक कला के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं, लेकिन एक बार इनके नाम आप जो है ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये जरूर याद रखेंगे कि केरल के कोझीकोड को साहित्यिक शहर के रूप में और ग्वालियर को, मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत शहर के रूप में इसमें शामिल किया गया। और टोटल 55 शहरों को इसमें 7 विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत शामिल किया गया। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा कि नए नामित क्रिएटिव शहरों को पुर्तगाल के ब्रागा में प्रस्तावित यूसीसीएन वार्षिक सम्मेलन, जो कि 1 से 5 जुलाई 2024 में अगले दशक के लिए युवाओं को मेज पर लाना विषय के तहत भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। क्लियर है? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो नामित क्रिएटिव शहर हैं, इनको किस सम्मेलन के लिए आमंत्रण मिला है? तो इनको पुर्तगाल में जो ब्रागा में प्रस्तावित यूसीसीएन
एन वार्षिक सम्मेलन है जो कि 1 से 5 जुलाई 2024 के बीच होगा, उसके लिए आमंत्रण मिला है। और जो पुर्तगाल में ब्रागा में प्रस्तावित यूसीसीएन वार्षिक सम्मेलन है, इसका विषय क्या होगा? तो इसका विषय रखा गया है अगले दशक के लिए युवाओं को मेज पर लाना। अगले दशक के लिए युवाओं को मेज पर लाना। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आपसे सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि यूसीसीएन का वार्षिक सम्मेलन कहां पर? तो याद रखेंगे पुर्तगाल के ब्रागा में। और कब से कब तक? 1 से 5 जुलाई 2024 को। और यूसीसीएन का वार्षिक सम्मेलन का विषय क्या होगा? अगले दशक के लिए युवाओं को मेज पर लाना। और इस सम्मेलन में इन जो क्रिएटिव नामित शहरों को किया गया है, इनको भी आमंत्रण मिला है। और याद रखेंगे यूनेस्को की इस नेटवर्क में अब 100 से अधिक देशों के 350 शहर शामिल हो गए हैं। ठीक है, ये भी फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश के दामोह में है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के दामोह जिले में देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बनने जा रहा है। क्लियर है? अब इसमें आपको एक बात सबसे महत्वपूर्ण ये ध्यान रखनी है कि केंद्र सरकार ने नोरा देही अभयारण्य को दमोह जिले के दुर्गावती अभयारण्य में विलय करने के प्रस्ताव को नवंबर में मंजूरी दे दी और अब यह देश का 54वां बाघ अभयारण्य होगा। यानी केंद्र सरकार ने कहा कि जो नोरा देही अभयारण्य है उसे दमोह जिले के दुर्गावती अभयारण्य में विलय कर दिया जाए और यह देश का 54वां बाघ अभयारण्य होगा। क्लियर है? इसीलिए कहा गया कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश के दामोह में, ठीक है, दुर्गावती अभयारण्य होगा जो कि देश का 54वां बाघ अभयारण्य होगा। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इसे 2300 वर्ग किलोमीटर में फैले विशाल बाघ अभयारण्य के रूप में बनाया जाएगा और रिजर्व दमोह जिले के जबेरा क्षेत्र के आसपास केंद्रित होगा और यह पर्यटन आदि के विकास में भी सहयोग करेगा। क्लियर है? तो यह भी बात ध्यान में रखेंगे। और इस बाघ अभयारण्य का जो विस्तार है वो सागरा, दामोह और नरसिंहपुर जिले में होगा जो राज्य का 7वां बाघ अभयारण्य होगा। देश के संदर्भ में आपने कहा 54वां बाघ अभयारण्य, और अगर यहां मध्य प्रदेश के क्षेत्र में देखें तो ये राज्य का 7वां बाघ अभयारण्य होगा और ये सागरा, दमोह और नरसिंहपुर जिले में होगा। क्लियर है? ये बातें आप ध्यान में रखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। और ये जरूर याद रखेंगे कि केंद्र सरकार ने नोरा देही अभयारण्य को दमोह जिले के दुर्गावती अभयारण्य में विलय करने की मंजूरी दे दी है। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है तमिलनाडु के नीलगिरी तहर के संरक्षण की परियोजना। याद रखिएगा, तमिलनाडु सरकार ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर जो कि एक बकरी की प्रजाति है, इसके संरक्षण के लिए 12 अक्टूबर 2023 को महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जिसका नाम है नीलगिरी तहर परियोजना, इसको शुरू किया है। तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, बुनियादी बात, कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा, तो आपका सीधा जवाब होगा तमिलनाडु सरकार ने 12 अक्टूबर 2023 को नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की। और दूसरा बुनियादी प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो तमिलनाडु राज्य सरकार है, इसका राजकीय पशु क्या है? तो आपका जवाब होगा नीलगिरी तहर। और ये किसकी प्रजाति है? तो याद रखिएगा, नीलगिरी तहर बकरी की एक प्रजाति है जो कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से घोषित राजकीय पशु है, नीलगिरी तहर। ये पूरी बात आप ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि स्थानीय रूप से बराई आदू के नाम से चर्चित नीलगिरी तहर पश्चिमी घाट की एक लुप्त प्राय प्रजाति है। अभी आपने देखा कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से घोषित राजकीय पशु के रूप में नीलगिरी तहर है जो कि बकरी की एक प्रजाति है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं तमिलनाडु के, वो इसे वराई आदू के नाम से जानते हैं। और ये जो वराई आदू के नाम से लोकप्रिय नीलगिरी तहर है, ये पश्चिमी घाट की एक लुप्त प्राय प्रजाति है। ठीक है, नीलगिरी तहर जो है खड़ी चट्टानों पर चढ़ने के दौरान गुरुत्वाकर्षण को मात देने के अपने कौशल के लिए जानी जाती है। यानी जो नीलगिरी तहर है, ये खड़ी चट्टानों पर आसानी से चढ़ जाती है। इन पहाड़ी बकरियों को माउंटेन मोनार्क कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि नीलगिरी तहर को माउंटेन मोनार्क भी कहते हैं, स्थानीय रूप से इसे वराई आदू के नाम से भी जाना जाता है और ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीलगिरी तहर पश्चिमी घाट की एक लुप्तप्राय प्रजाति है और नीलगिरी तहर का उल्लेख संगम तमिल साहित्य में भी मिलता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है कि दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का वाराणसी में उद्घाटन हुआ। तो याद रखिएगा, 18 दिसंबर 2023 को वाराणसी में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 18 दिसंबर 2023 को। याद रखिएगा, ये जो स्वरवेद मंदिर है, ये 7 मंजिला मेडिटेशन सेंटर है जो कि 3 लाख वर्ग फीट में फैला है और इस सेंटर में एक साथ 20,000 लोग ध्यान लगा सकते हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये जो स्वरवेद महामंदिर है
ये मंदिर 7 मंजिला है और 7 चक्रों को समर्पित है। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। और दीवारों पर 4000 वेदों के श्लोक अंकित हैं। और याद रखिएगा, मंदिर को कमल के फूल की आकृति में तैयार किया गया है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा। अगला जो टॉपिक है वो है भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। याद रखिएगा, अमेरिका के न्यू जर्सी के रोबिन्सविले टाउनशिप में बने BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर 2023 को किया गया। तो सबसे पहली बात कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो आपका जवाब होगा अमेरिका के न्यू जर्सी के रोबिन्सविले टाउनशिप में। और ये उद्घाटन कब हुआ? 8 अक्टूबर 2023 को। याद रखिएगा, 183 एकड़ में फैले इस मंदिर की जो माप है वो 255 × 345 × 191 फीट में है और इसमें 14,000 से अधिक मूर्ति और प्रतिमाओं को दर्शाया गया है। क्लियर? लेकिन इसका जो आपको देखना है कि ये कितने क्षेत्रफल में फैला, तो ये 183 एकड़ में फैला मंदिर है। क्लियर है? याद रखिएगा, भारत के बाहर बना जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है वो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है, जो कि 500 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है। इसीलिए इसकी हेडिंग थी कि भारत के बाहर बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। क्यों? क्योंकि भारत के बाहर सबसे बड़ा जो हिंदू मंदिर है वो है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, जो कि 500 एकड़ क्षेत्रफल में है। और अब जो भारत के बाहर दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है वो अमेरिका के न्यू जर्सी के रोबिन्सविले टाउनशिप में है। वो है BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, जो कि 183 एकड़ में फैला है। क्लियर? तो ये ध्यान में रखेंगे। और एक बात और, जो नई दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है ये 100 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है 17 दिनों के बाद सिलक्यारा सुरंग के अंदर बचाव अभियान पूरा हुआ। देखिए, ये काफी चर्चा में रहा और काफी मजदूर इसमें फंसे भी थे। 41 श्रमिक मजदूर इसमें थे। याद रखिएगा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 निर्माण श्रमिकों को 17 दिनों के अथक प्रयास के बाद 28 नवंबर 2023 को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो ये जो सिलक्यारा सुरंग है ये कहां पर? तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग है, जिसका नाम है सिलक्यारा सुरंग। और इसमें 41 श्रमिक मजदूर फंसे थे, जो कि 28 नवंबर 2023 को सुरक्षित बाहर निकाले गए। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो इनको बाहर निकालने की बात है, इसके लिए बचाव अभियान ने रैट होल खनिकों यानी रैट माइनर का भी प्रयोग किया गया। इन्होंने 24 घंटे से भी कम समय में 10 मीटर की खुदाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब अमेरिका की ऑगर ड्रिल मशीन खुदाई के दौरान टूट गई थी। ठीक है? यानी जब अमेरिका की ऑगर ड्रिल मशीन खुदाई के दौरान टूट गई तो ऐसी स्थिति में रैट माइनर ने 24 घंटे के अंदर 10 मीटर की खुदाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो रैट माइनर आप देख रहे हैं, यानी रैट होल खनिकों की बात जो हो रही है या रैट होल माइनर की जो बात हो रही है, ये पहले भी एक चर्चा में रही है। ये चर्चा में तब रही थी जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में मेघालय में रैट होल खनन तकनीक का उपयोग करके कोयला खनन करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्लियर है? तो इसलिए ये रैट होल माइनर पूर्व में भी चर्चा में रही, क्योंकि मेघालय में 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि कोयला निकालने के लिए रैट होल खनन का जो उपयोग है आमतौर पर 3 से 4 फीट ऊंची सकरी सुरंग खोदने के लिए किया जाता है, जिसमें केवल एक व्यक्ति के उतरने और कोयला निकालने की व्यवस्था होती है। ये काफी डेंजरस था, इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में मेघालय में इस रैट होल खनन तकनीक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन इसी का इस्तेमाल किया गया इस सिलक्यारा सुरंग में बचाव के दौरान, और इसने रैट माइनर ने 24 घंटे में 10 मीटर खुदाई की। क्लियर है? तो ये पूरी उसकी एक बात रही। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि सिलक्यारा सुरंग में 60 मीटर के हिस्से में मलबा गिरने के बाद मजदूर 12 नवंबर से इसमें फंसे हुए थे और 28 नवंबर को इनको बाहर निकाला गया। टोटल 41 श्रमिक इसमें थे, जिसमें सबसे ज्यादा श्रमिक झारखंड से थे 15, और उत्तर प्रदेश से इसमें 8 श्रमिक शामिल थे। 5 उड़ीसा और बिहार से थे, और बाकी असम, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के थे। यानी उत्तर प्रदेश के इसमें कितने श्रमिक थे? 8 श्रमिक थे, और सर्वाधिक श्रमिक झारखंड के थे 15। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि उत्तराखंड में स्थित सिलक्यारा बंडकोट सुरंग 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। ठीक है? तो ये जो वहां पर सुरंग बनाई जा रही है सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड में, ये 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के हिस्से के रूप में इसका निर्माण किया जा रहा है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, सुरंग को 4.5 किलोमीटर
यानी 2.8 मील लंबा बनाने की योजना है और ये धरासू को यमुनोत्री से जोड़ेगा। ये जो सिलक्यारा सुरंग है जो कि उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, ये सुरंग 4.5 किलोमीटर लंबी बनाने की योजना है और ये धरासू को यमुनोत्री से जोड़ेगा और इसका निर्माण नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट ऑस्ट्रेलिया के आर्नोल्ड डिक्स की भी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट ऑस्ट्रेलिया के आर्नोल्ड डिस्क की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। यहां पर इतनी बातें आपको इस टॉपिक के अंतर्गत। अगला टॉपिक है IIL द्वारा बच्चों के लिए खसरा और रूबेला टीका माबेला को लॉन्च किया गया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे ये जो माबेला टीका है ये किसके लिए है? तो बच्चों में खसरा और रूबेला के लिए। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? IIL द्वारा। आइए इसको डिटेल में जरा देखते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो माबेला टीका लॉन्च किया गया है ये किसके द्वारा किसके साझेदारी में विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा ये जो माबेला टीका है ये वियतनाम के पॉलीबैग इंस्टीट्यूट और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स के विशेष साझेदारी में इसे विकसित किया गया। वियतनाम के पॉलीबैग इंस्टीट्यूट और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की विशेष साझेदारी में इस वैक्सीन को विकसित किया गया है। यहां पर जो लॉन्च की बात आ रही थी कि IIL द्वारा लॉन्च किया गया, तो याद रखिएगा माबेला को तमिलनाडु के उधक मंडलम यानी ऊटी में IIL डिवीजन ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के 25वें समारोह के हिस्से के रूप में 25 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि IIL डिवीजन ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का जो 25वां समारोह था वो 25 नवंबर 2023 को कहां पे हुआ? तमिलनाडु के उधक मंडलम ऊटी में हुआ और उसी में माबेला को लॉन्च किया गया। क्लियर? और इसको विकसित किसके द्वारा किया गया था? तो अभी आपने पढ़ा है कि वियतनाम के पॉलीबैग इंस्टीट्यूट और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की साझेदारी में इसको विकसित किया गया है। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि 1998 में IIL एक प्रभाग ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट यानी HBI की स्थापना ऐसे समय में की गई थी जब स्वदेशी टीकों की आवश्यकता सर्वोपरि थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि IIL जो है एक प्रभाग ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना कब? 1998 में की गई थी। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि इसने 1998 में भारत का पहला सुरक्षित बेरो सेल रेबीज वैक्सीन जिसका नाम क्या है? अभयरब, इसको विकसित किया था। तो याद रखेंगे भारत का पहला सुरक्षित बेरो सेल रेबीज वैक्सीन जो है ये क्या नाम था उसका? अभयरब। इसको 1998 में विकसित किया गया था जिसने दर्दनाक तंत्रिका ऊतक टीकों के चरणबद्ध तरीकों को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया था। और अभयरब वर्तमान में दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एंटी रेबीज वैक्सीन है। यानी अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि अभयरब क्या है तो आपका जवाब क्या होगा? कि वर्तमान में दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एंटी रेबीज वैक्सीन है अभयरब और इसको 1998 में इसको विकसित किया गया था। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है तंजानिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। जो राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो अगला पार्ट है वो यहीं से अगली क्लास में प्रारंभ किया जाएगा और अगली क्लास में राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो पूरा सेक्शन है, जो डिटेल जो दिया गया पार्ट, वो आपका कंप्लीट भी हो जाएगा अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट की जाती है। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।